अध्याय 421 फूल शैतान भाग 1। येटिंग के कर्मचारियों ने आगे की ओर इशारा किया, हवा में प्रकाश के धागों की तरह धाराओं की एक श्रृंखला छोड़ी, जो 12वें सेंट गार्ड द्वारा उड़ाए गए प्रकाश की उस गहरे हरे रंग की गेंद के चारों ओर घूम रही थी और उसे फंसा रही थी। हालांकि प्रकाश की उस गहरे हरे रंग की गेंद को पकड़ना आसान नहीं था और उसने खुद को प्रकाश के उन उलझे हुए सुनहरे धागों से मुक्त करने के लिए कड़ी मेहनत की। पूर्ण बंधन के लिए लॉन्ग हाओचेन ने येटिंग की पीठ पर अपना हाथ रखा, इसे अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा से मजबूत किया और अंततः उसे पिंजरे में कैद कर दिया। अगली प्रक्रिया सरल थी। दलदल में गोता लगाने में असमर्थ, पहले से ही गंभीर रूप से घायल विशाल सांप, जिसकी गहरे हरे रंग की रोशनी की गेंद चोरी हो गई थी, अंततः सभी के हमलों से मरकर ही गिर सका। कयियर हिली नहीं, केवल उस विशाल डेथ गॉड्स किट को अपने हाथ में पकड़ रखा था, और यहाँ तक कि दूसरों ने भी उसके पास जाने की हिम्मत नहीं की, इस डर से कि यह चीज किसी भी चीज को दो टुकड़ों में काट सकती है। कयियर स्पष्ट रूप से असमंजस में थी। उसने धीरे धीरे हवा में लॉन्ग हाओचेन को देखने के लिए अपना सिर उठाया। यदि लॉन्ग हाओचेन ने अपनी वर्तमान अभिव्यक्ति को ध्यान से देखा तो उसे पता चला कि उसकी आंखों की गहराई में बहुत सावधानी से दबी हुई कुछ चीजें फूटने लगी थीं। एक छवि शायद झूठी हो सकती है, लेकिन सच्चाई नहीं हो सकती। यदि लॉन्ग हाओचेन का वह धक्का नहीं होता तो विशाल सांप के हमले को सहन करने वाली एकमात्र महिला ही होती। और जब उसने उसे दूर धकेला तो उसे जरा सी भी झिझक नहीं हुई, वह संकल्प से भरा हुआ लग रहा था। कयियर की अवलोकन शक्ति भी महान थी, अब और भी अधिक जब वह भी भगवान द्वारा चुने गए व्यक्ति के रूप में जागृत हो गई थी। जैसे वह स्पष्ट रूप से देख सकती थी कि जैसे ही लॉन्ग हाओचेन ने उसे धक्का दिया और सांप ने उसे हवा में धकेल दिया, उसकी पहली चाल उसे देखने की थी। उनकी अभिव्यक्ति बहुत सौम्य थी, मानो उन्होंने जो किया वह कुछ भी सामान्य नहीं था। ये देखकर कि वह विशाल सांप से खतरे से बाहर थी, उसकी आंखों में एक सुकून भरा भाव प्रकट हुआ। यदि ईश्वर द्वारा चुने गए उसके संविधान के लिए यह नहीं होता तो कयियर ने मूल रूप से उन सभी चीजों को नहीं देखा होता, लेकिन इन्हें स्पष्ट रूप से देखने के बाद उसके अंदर की कुछ बाधाएं पिघलने लगीं और वह लॉन्ग हाओचेन पर विश्वास करने लगी। पहले उसे थोड़ा और बताया। कोई केवल ये स्वीकार कर सकता है कि इस विशाल सांप को हराना बहुत कठिन था। करीब पौन घंटे तक पूरे ग्रुप की पिटाई के बाद ही उसकी मौत हो गई। उसके शरीर पर किसी घातक घाव का कोई निशान नहीं था, केवल जिस समय वह सचमुच मर गई वह लगभग पूरी तरह से खंडित लग रही थी। लॉन्ग हाओचेन और येटिंग पहले ही जमीन पर उतर चुके थे और कयियर की ओर आश्चर्य से देख रहे थे। तथ्य यह है कि कयियर ने हस्तक्षेप किया था, ये पहले से ही एक अच्छा संकेत था। वह अपना अंगूठा उसकी ओर उठाते हुए विशाल सांप की ओर बढ़ा। क्या कोई इस जादुई जानवर को पहचानता है? लॉन्ग हाओचेन ने अपने साथियों से पूछा। हर किसी के पास शब्द नहीं थे। ये पहली बार था जब उनका सामना इतने विशाल सरीसृप जादुई जानवर से हुआ था। वांग युवान ने बिना किसी संकल्प के बुदबुदाया, वह 9वें चरण का जादुई जानवर होना चाहिए, जो हमारे 8वें चरण के मानव पावरहाउस में से एक के बराबर है। अन्यथा इसे संभालना इतना कठिन नहीं होता। हालांकि ऐसा लगता है कि उसके पास कई अलग अलग क्षमताएं नहीं हैं। प्रकाश की उस गेंद को नियंत्रित करने के अलावा उसके पास केवल एक मजबूत काया है। उसे देखकर ऐसा लगता है कि उसके हमले का मुख्य तरीका यह है उसके शरीर पर हमला। आपको हमें यहाँ देखकर खुशी हुई होगी। हान यू ने भौहें चढ़ा दी, चूंकि हम पहले ही ऐसी कठिनाई का सामना कर चुके हैं, इसलिए इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि इस जगह को मौत की भूमि कहा जाता है। अगर एक भी आदमी मिल गया होता तो मुझे डर है कि इस जानवर को अपनी भूख का जरा सा भी एहसास नहीं होगा। मैं नहीं जानता कि यह किस प्रकार का जादुई जानवर है। इसे फॉरेस्ट बोआ कहा जाता है और यह महाद्वीप पर सबसे मजबूत सांप प्रकार के जादुई जानवरों में से एक है। जंगल के सबसे शक्तिशाली बोआ राजा 10वें चरण के जादुई जानवर हैं और वे बहुत प्रतिरोधी हैं। ये अधिकतर दलदलों और जहरीले इलाकों में पाए जाते हैं और इनकी आक्रमण क्षमता बहुत अधिक होती है और ये दुश्मनों को निगलने में माहिर होते हैं। वह गहरे हरे रंग की गेंद उसकी आंतरिक साधना गोली है जो एक जादुई केंद्र के रूप में काम करती है। 12वें गार्ड संत ने दृढ़ और जोरदार आवाज में कहा और उनके शब्द गूंज उठे। हालांकि चुप होने से पहले उन्होंने केवल एक साधारण परिचय दिया। लॉन्ग हाओचेन ने येटिंग के हाथों में भीतरी गोली को देखा तो उसे एक गहरा हरा मुट्ठी के आकार का क्रिस्टल दिखाई दिया। हालांकि सतह पर यह बहुत चिकना दिखाई दे रहा था, जबकि अंदर की तरफ हरे रंग की चमक थोड़ी सी दिखाई दे रही थी। 12वें गार्ड संत, इस आंतरिक गोली का क्या उपयोग है? लॉन्ग हाओचेन ने पूछा। 12वें गार्ड संत ने आदरपूर्वक उत्तर दिया, मास्टर को रिपोर्ट करते हुए,
एक फॉरेस्ट बोआ की आंतरिक गोली मानव शरीर को मजबूत कर सकती है, बाहरी आध्यात्मिक ऊर्जा को काफी हद तक बढ़ा सकती है। ये बहुत ही कम देखी जाने वाली अच्छी बात है। इस आंतरिक गोली के साथ यहाँ की धुंध हमें किसी और चीज से प्रभावित नहीं कर पाएगी। इसके अलावा वुड बोआ के स्नेक बाइल की बहुत उपयोगिता है। इसका उपयोग किसी की बाहरी आध्यात्मिक ऊर्जा को बढ़ाने के लिए भी किया जा सकता है। आंतरिक गोलियों के साथ मिलाने पर इसका प्रभाव अधिक शक्तिशाली होता है। इस प्रकार दोहरा सुदृढ़ीकरण शरीर के लिए महान लाभ की गारंटी देता है। ऐसा लगता है कि आपने ऐसा नुस्खा किसी प्राचीन किताब में पढ़ा है। लिन शिन ने अचानक कहा, उसकी आंखों से अचानक उत्तेजना झलक रही थी। ठीक है, मैंने बस सोचा। यह एक फॉरेस्ट बोआ ट्रेनिंग पिल है जिसमें सरपेंट बाइल के साथ साथ 9 डार्क गुलदाउदी की पंखुड़ियां, 3 इम्मोर्टल आइस फ्रूट्स और 1 दर्जन अन्य सामग्रियों के साथ आंतरिक गोली का उपयोग किया जाता है। फॉरेस्ट बोआ ट्रेनिंग पिल किसी की साधना को बढ़ावा देकर, शरीर में अशुद्धियों को दूर करके जीवन काल में वृद्धि और बाहरी आध्यात्मिक ऊर्जा के प्रभाव से बहुत उपयोगिता प्रदान करती है। इन बिंदुओं के बावजूद एक कीमियागर के दृष्टिकोण से मैं बाहरी आध्यात्मिक ऊर्जा को बढ़ावा देने को अन्य प्रभावों की तुलना में गौण मानता हूं। उपस्थित सभी लोग काफी बुद्धिमान थे। लिन शिन के विवरण ने उन्हें तुरंत कई चीजों का एहसास कराया। किसी भी व्यवसाय के लिए निरंतर साधना के माध्यम से शरीर को आध्यात्मिक ऊर्जा से पोषित किया जाएगा, लेकिन सभी की शारीरिक स्थितियां अलग अलग थीं। लेकिन आध्यात्मिक ऊर्जा केवल किसी के शरीर का पोषण कर सकती है, उसे पूरी तरह नया आकार नहीं दे सकती। जैसे जैसे साधना बढ़ेगी, शरीर की कठोरता तो बढ़ेगी ही, साथ साथ कुछ अशुद्धियां भी एकत्रित हो जाएंगी। साधना के 9वें चरण को पार करने के बाद ही आध्यात्मिक ऊर्जा धीरे धीरे इन अशुद्धियों को दूर करने की भूमिका निभाएगी। इस कारण से 9वें चरण की शक्तियों का जीवन काल लोगों से कहीं अधिक था। ये साधारण है। यदि यह फॉरेस्ट बोआ प्रशिक्षण गोली शरीर में अशुद्धियों को प्रभावी ढंग से दूर कर सकती है और समग्र रूप से खेती को बढ़ावा दे सकती है, तो यह निस्संदेह उपयोगकर्ता की क्षमता को काफी हद तक विकसित करेगी। इसे बाह्य आध्यात्मिक ऊर्जा में प्रत्यक्ष वृद्धि की तुलना में अधिक उपयोगी माना जा सकता है। नतीजतन जब उन्होंने लिन शिन के शब्द सुने तो उन सभी के चेहरे पर सुखद आश्चर्य की झलक दिखी। हान यू ने टिप्पणी की, चूंकि यह गोली इतनी उपयोगी है तो हमने इसके बारे में पहले कभी कैसे नहीं सुना। लिन शिन ने कंधे उचकाए, ऐसा इसलिए क्योंकि फॉरेस्ट बोआ एक प्रकार का जादुई जानवर है जो रिकॉर्ड के अनुसार लंबे समय से विलुप्त हो चुका है। यहाँ तक कि फॉरेस्ट बोआ ट्रेनिंग पिल बनाने की विधि भी कुछ ऐसी है जो मैंने केवल एक बहुमूल्य प्राचीन पुस्तक में देखी थी। इस तथ्य में कुछ भी अजीब नहीं है कि आपने उसके बारे में पहले नहीं सुना है। लॉन्ग हाओचेन ने सवाल उठाया, क्या आपको अभी भी इस गोली को बनाने की विशिष्ट विधि और उत्पादित मात्रा याद है? विचार करने के बाद लिन शिन ने उत्तर दिया, मौलिक रूप से कहें तो एक साधारण मोटे आंतरिक गोली और एक पिच से 8 से 12 वन बोआ प्रशिक्षण गोलियां बनाई जा सकती हैं। पूरे शरीर की अशुद्धियों को पूरी तरह से दूर करने के लिए कम से कम 8 गोलियां खानी पड़ती हैं। हालांकि इस गोली को बनाने की विधियां बहुत कठिन नहीं है, मुख्य बात सामग्री ढूंढना है। इस बार हमारी किस्मत काफी अच्छी है। निस्संदेह यदि हम वन बोआ राजा को मार सकते हैं तो यह वैसा नहीं होगा। फॉरेस्ट बोआ किंग की आंतरिक गोली और पित ऐसी है कि एक व्यक्ति के लिए पूरे शरीर से अशुद्धियों को साफ करने के लिए केवल 2 ही पर्याप्त हैं। और इसकी आंतरिक गोली और पित से सामान्य फॉरेस्ट बोआ की तुलना में बहुत अधिक मात्रा में गोलियां बनाई जा सकती हैं। फॉरेस्ट बोआ ट्रेनिंग पिल के माध्यम से जाने से किसी को अपने शरीर की सभी अशुद्धियों को पूरी तरह से साफ करने और मौलिक साधना में वृद्धि करने की अनुमति मिलती है, जो कि 8वें चरण में किसी के द्वारा भी वांछित है, जिससे 9वें चरण की बाधा को पार करना सामान्य से अधिक आसान हो जाता है। चेन यंग र ने उस पर नजर डाली, क्या आप अपने आप से मजाक नहीं कर रहे हैं भाई? ड्रग्स है। जंगल के बोआ राजा 10वें चरण के जादुई जानवर हैं। ये हमारी ओर से 9वें चरण के पावर हाउस की तरह है। चूंकि एक साधारण को संभालना पहले से ही इतना कठिन था, इसलिए जंगल के बोआ राजा के बारे में कहने को कुछ नहीं है। आपको प्रार्थना करनी चाहिए कि हम एक न हो जाएं। लिन शिन ने कंधे उचकाए, मैं बिना ज्यादा सोचे समझे बस आपको वही बता रहा था जो मैं जानता हूं। लॉन्ग हाओचेन ने निर्देश दिया, लिन शिन, आप इसे ठीक से संरक्षित करने के लिए जिम्मेदार होंगे। हम आगे बढ़ते रहेंगे और देखेंगे कि क्या हम और अधिक बोआस डेल बोस्क ढूंढ सकते हैं। हालांकि सभी को सावधान रहना होगा। ये फॉरेस्ट बोआ इस दलदल में छिपे हुए शक्तिशाली अस्तित्व हैं और उनके अस्तित्व का पता लगाने के लिए हमें 3 मीटर के दायरे की आवश्यकता होगी। फॉरेस्ट बोआस द्वारा प्राप्त इनाम को देखते हुए, यदि वे पर्याप्त हत्या करते हैं, भले ही वे डेविल स्नैक को मारने की खोज को पूरा नहीं कर सके, फिर भी यात्रा सार्थक होगी।
ये खतरे में वृद्धि के साथ अवसर में तथाकथित वृद्धि थी। क्या यह मृत्युलोक इसका उत्तम उदाहरण नहीं था? लॉन्ग हाओचेन ने तुरंत अपने साथियों को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित नहीं किया, बल्कि आराम करने के लिए जमी हुई जमीन पर रुक गए। इसने लिन को छोड़ दी। अब समय आ गया है कि स्पिरिट एनर्जी के सहज उतार चढ़ाव को फैलाने वाले सर्पित को एक बोरी में डाल दिया जाए और आंतरिक गोली को एक समान बोरी में डाल दिया जाए। इस आंतरिक गोली की सहायता से आसपास की जहरीली धुंध वास्तव में दूर हो गई और उन्हें घेर नहीं पाए। ये वन बोआ की प्राकृतिक क्षमता थी जो उनके लिए सुविधाजनक थी। हालांकि एक आंतरिक गोली का प्रभाव अभी भी सीमित था और फैलाव सीमा लगभग 30 मीटर व्यास थी। यह अभी भी 11वें गार्ड संत द्वारा फैलाई गई बर्फ की धुंध क्षमता से कमतर थी। लॉन्ग हाओचेन ने आराम करने का जो कारण चुना वह मुख्य रूप से 11वें सेंट गार्ड के लिए आध्यात्मिक ऊर्जा को पुनः प्राप्त करने के लिए था। उनकी पिछली झड़प में 11वें होली गार्ड की उपयोगिता सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं थी। करीब आधे घंटे आराम करने के बाद यात्रा आगे बढ़ी। आंतरिक गोली द्वारा जहर के फैलाव के साथ 11वें सेंट गार्ड की आध्यात्मिक ऊर्जा की एक बड़ी मात्रा स्वाभाविक रूप से बच गई थी। उसकी एकमात्र जरूरत जमीन को स्थिर करने की हो गई। हान यू ने अपने घुड़सवार डेमन आई लीडर को भी बुलाया, क्योंकि यह शक्तिशाली धारणा के साथ मानसिक विशेषता वाला एक दुर्लभ जीवित जादुई जानवर था। और इसके अलावा अपने विकास के साथ साथ उन्होंने एक और नई क्षमता हासिल की जिसने किसी की धारणा को मजबूत किया। लॉन्ग हाओचेन पर जादू करके उनकी मूल रूप से महान धारणा दोगुनी हो गई थी। वे दलदल में जितने गहरे उतरते गए उनका रास्ता उतना ही कठिन होता गया। कुछ दलदली छिपकलियां दिखाई दी। चौथे या पांचवें चरण के ये जादुई जानवर उनके लिए खतरा नहीं थे, लेकिन जैसे जैसे दलदलों में वनस्पति की संख्या बढ़ती गई उनकी आगे बढ़ने की गति कम हो गई। लॉन्ग हाओचेन की रिपलिंग लाइट इस बिंदु पर बिना रुके चलती रही। अध्याय 422 फूल शैतान भाग 2। इसकी तुलना में प्रकाश की देवी आर्या की तुलना में रिपलिंग लाइट इन परिस्थितियों के लिए अधिक कुशल थी। उत्तरार्ध वास्तव में अधिक शक्तिशाली था, लेकिन इसके उपयोग से आध्यात्मिक ऊर्जा की अत्यधिक खपत भी हुई। रास्ता खोलने के लिए लताओं को काटने के लिए इसका उपयोग करना मुर्गियों को मारने के लिए बड़ी तलवार घुमाने जितना ही सरल होगा। 1 और चौथाई घंटे तक आगे बढ़ने के बाद वनस्पति अचानक विरल हो गई और दलदल अधिक गहरा लगने लगा। लॉन्ग हाओचेन ने अपनी भौहें सिकोड़ते हुए आगे बढ़ना रोक दिया। उनकी आंखों के सामने हालात सामान्य नहीं थे। पहले मायावी स्वर्ग में जाने के बाद प्रकृति के बारे में बहुत कुछ न जानने के बावजूद उन्हें समझ आया कि पौधे भी जीवित प्राणी थे। जो पौधे यहाँ मौजूद हो सकते थे वे लंबे समय तक इस वातावरण के लिए स्पष्ट रूप से अनुकूलित थे, लेकिन पैरों के नीचे दलदल अलग नहीं थे। फिर भी वनस्पतियों की संख्या अचानक कम हो गई। इसका केवल एक ही अर्थ हो सकता है कि इस स्थान पर इन पौधों के विकास को कोई खतरा था। लॉन्ग हाओचेन को अपनी बढ़त रोकते देख बाकी लोग तुरंत एक करीबी समूह में इकट्ठा हो गए और अपना ध्यान आसपास पर केंद्रित किया। कुछ जिज्ञासा के साथ कईर ने पास के लॉन्ग हाओचेन से पूछा, हम आगे क्यों नहीं बढ़ रहे हैं? लॉन्ग हाओचेन ने उसे उत्सुक दृष्टि से देखा। पिछले कुछ दिनों में जब वह उससे बात करने की पहल नहीं करेगा तो स्वाभाविक रूप से वह बातचीत शुरू करने वाली अकेली नहीं होगी। और पहले की तुलना में उसे यह जानकर आश्चर्य हुआ कि कईर की वर्तमान दृष्टि वास्तव में बहुत अधिक कोमल थी। उसे अच्छी तरह से जानने के बाद लॉन्ग हाओचेन उसमें हर छोटे बदलाव को महसूस कर सकता था। अंदर ही अंदर वह इस नतीजे पर पहुंचा कि शायद ऐसा हो सकता है कि अपना पिछला हमला शुरू करने के बाद उसे अपनी यादें वापस आ गई हों। लेकिन उसे यह उम्मीद नहीं थी कि कईर का परिवर्तन वास्तव में उसकी यादों से नहीं बल्कि उसकी चिंता के कारण आया था जब उसने उसकी रक्षा की थी। स्थिति थोड़ी अजीब है। यहाँ का माहौल बहुत ज्यादा बदल गया है। कुछ ऐसे अस्तित्व होने चाहिए जिससे दलदलों में वनस्पति को खतरा हो। जब उसने कईर के साथ बहस की तो लॉन्ग हाओचेन ने उसकी आंखों के छिपे हुए स्थानों को महसूस करने के लिए अपनी धारणा को जहां तक संभव हो बढ़ाया। सामने अधिक वनस्पति दिखाई देती है। सभी लोग सावधान रहें और मैं बहुत सावधान हूं। ये घोषणा करते हुए लॉन्ग हाओचेन ने तुरंत ग्लोरियस सेंट शील्ड वापस ले ली और रिपलिंग लाइट को अपने बाएं हाथ में ले लिया। तेज रोशनी की चमक के साथ प्रकाश की देवी आर्या प्रकट हुई। क्योंकि फॉरेस्ट बोआ के विरुद्ध पिछली लड़ाई में ये गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हो गया था, ग्लोरियस होली शील्ड बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई थी और स्वाभाविक रूप से ये किसी भी तरह से एवेंजर्स नाइट की डबल तलवार शैली जितनी अच्छी नहीं थी। लगभग 100 मीटर तक आगे बढ़ते हुए लॉन्ग हाओचेन की धारणा वास्तव में सत्यापित हो गई और कुछ वनस्पतियां फिर से दिखाई देने लगीं। हालांकि यह उन सभी वनस्पतियों से बिल्कुल अलग था जिनका उन्होंने पहले सामना किया था।
वहां कोई लताएं नहीं थीं, केवल पेड़ और बहुत बड़े फूल थे। जमीन सचमुच अजीब लग रही थी। प्रत्येक पेड़ का तना एक दूसरे से कम 5 मीटर की दूरी पर, बहुत करीब करीब दूरी पर अलग किया गया था। पत्तियों का विस्तृत पथ वहां से फैला हुआ था, जो जड़ों से 5 मीटर तक लंबा था, जिसका व्यास कम से कम 1/3 मीटर था। सबसे असामान्य चीज इसका ऊपरी हिस्सा था, जिसमें एक विशाल कोकून था, जो इतना मोटा था कि 2 लोगों को इसके चारों ओर लपेटा जा सकता था। फूल की कली बहुत सघन थी और जहां तक नजर जा रही थी, एक भी फूल नहीं खिल रहा था। जहरीली धुंध के कारण उसका विशाल शरीर थोड़ा हिल गया। जब वे यहां पहुंचे तो उन सभी को एक जैसी अनुभूति हुई। वह शांति की अनुभूति थी। ये स्थान वास्तव में बहुत शांत था। कोई आवाज नहीं थी और एकमात्र प्रकार की वनस्पति ये फूल की कलियां ही मौजूद थीं। यहां तक कि हवा भी उन्हें झुला रही थी, जिससे जरा सी भी आवाज बाहर नहीं आ रही थी। यहां रास्ते में उन्हें किसी जादुई जानवर के हमले का भी सामना नहीं करना पड़ा। जब कोई जगह बहुत शांत होती है तो ये घातक शांति का एहसास देती है, जो बिल्कुल वैसा ही था जैसा लॉन्ग हाओचेन का समूह महसूस कर रहा था। आप सभी अभी यहीं रुकें। हान यू, तुम मेरी जगह लोगे, मैं सामने का अन्वेषण करूंगा। लॉन्ग हाओचेन ने गहरी आवाज में घोषणा की। इस अजीब स्थिति में उन्होंने खुद को तलाशने का फैसला किया। ये बड़े फूल वास्तव में अजीब थे, बस उन्हें इसका कारण बताना बाकी था। अपनी पीठ पर 4 आध्यात्मिक पंख फड़फड़ाते हुए उसने एक हल्की पवित्र अग्नि छोड़ी। इस समय वह दानव हंट स्क्वाड चयन में बाई जियाओमो की याद दिलाए बिना नहीं रह सका। जरूरी नहीं कि सभी पौधे शांतिपूर्ण हों। उस समय क्या बाई जियाओमो ने पौधों के उपयोग के माध्यम से यांग वेंझाओ को बहुत नुकसान नहीं पहुंचाया था। एक कदम आगे बढ़ाते हुए केवल कुछ दर्जन मीटर की दूरी पर लॉन्ग हाओचेन की दृष्टि एक छोटे से सेकंड में तेज हो गई। फिलहाल वह बड़े से 20 मीटर की दूरी पर था। फूल जैसे ही उसे अचानक खतरे का सहज एहसास हुआ। हालांकि उसने अपनी बढ़त नहीं रोकी, बल्कि उसने गति बढ़ा दी, जब तक कि वह पंक्ति के अंतिम स्थान पर रहकर बड़ फूल के सामने नहीं पहुंच गया। फिर जब मैं फूल से 5 मीटर दूर था, अचानक एक परिवर्तन हुआ। लॉन्ग हाओचेन के निकटतम फूल अचानक हिल गया और तुरंत उसका मोटा स्टोलन अचानक नीचे गिर गया। वह बड़ा फूल सीधे लॉन्ग हाओचेन की ओर लगा। एक अजीब चीख के साथ वो विशाल फूल की कली अचानक खुल गई, बिल्कुल एक विशाल होंठ की तरह, जिसका निशाना लॉन्ग हाओचेन था। खुलने के बाद ये फूल बहुत बड़ा था। इसमें कोई शक नहीं कि यह लॉन्ग हाओचेन को एक ही घूंट में निगलने के लिए काफी था। और जैसे ही वह खुला, उस फूल ने अपना भयावह असली रूप प्रकट कर दिया। उसकी 3 खून के रंग की पंखुड़ियां थीं और उन पर सख्त दांत थे। इन नुकीले दांतों का सिरा नुकीला होता था, जो पीछे की ओर थोड़ा मुड़ा हुआ होता था और बहुत मोटा लगता था। एक तेज हुक की तरह। अगर किसी को ऐसे दांतों से काट लिया जाए तो उससे छुटकारा पाना आसान बात नहीं होगी। यह नज़र किसी के भी पूरे शरीर को गीला कर देने के लिए पर्याप्त थी। बात यह थी कि उसके मुंह खोलने के बाद उसके मध्य क्षेत्र में एक द्वेषपूर्ण और चालाक चेहरा दिखाई देता था, जिसमें से वह अचानक चीख गूंजती थी। लॉन्ग हाओचेन ने बहुत पहले से ही अभिनय करने की तैयारी कर ली थी, और जैसे ही बड़े फूल ने उस पर हमला किया, वह पहले से ही हिल रहा था। ड्रैगन की दहाड़ के साथ उसकी 2 तलवारें हवा में लहराने लगीं। वह सर्पिल हो गया और आश्चर्यजनक रूप से ऊपर उठ गया। वह राइजिंग ड्रैगन स्ट्राइक थी। एक आकर्षक चमकदार रोशनी ने लॉन्ग हाओचेन के शरीर के केंद्र को प्रतिबिंबित किया और एक सुनहरे ड्रैगन की तरह ऊपर उठते हुए उसने बड़े फूल को देखा। कश गहरा लाल तरल सभी दिशाओं में बिखर गया और लॉन्ग हाओचेन ने आकाश में एक शानदार रोशनी का रूप ले लिया और अपने साथियों की ओर पीछे हट गया। ठीक उसी समय जब उसकी नजर इस बड़े फूल पर पड़ी, आसपास के कुछ फूलों ने भी उसे काटने की कोशिश की। उसका प्रकंद अचानक फूल गया। तुरंत हवा गंदी चीखों से भर गई। इन बड़े फूलों को शक्तिशाली माना जाता था और कोई भी स्पष्ट रूप से देख सकता था कि वे मूल रूप से लॉन्ग हाओचेन द्वारा उत्सर्जित पवित्र अग्नि से डरते नहीं थे। जैसे ही वह बड़ी पंखुड़ी लॉन्ग हाओचेन के राइजिंग ड्रैगन स्ट्राइक से टकराई, उसने केवल एक बड़ी पंखुड़ी खो दी और बिल्कुल भी नष्ट नहीं हुई। लॉन्ग हाओचेन की बढ़ती ड्रैगन स्ट्राइक सीधे उन तेज दांतों से टकराए और वास्तव में चिंगारी के साथ एक तीव्र भिनभिनाहट की आवाज उत्पन्न हुई। और नष्ट की गई एकमात्र पंखुड़ी वह एकमात्र थी जिसे प्रकाश की देवी आर्या की शक्तिशाली आक्रामक शक्ति प्राप्त हुई थी। अपने आध्यात्मिक पंखों के फड़फड़ाने के साथ उड़ते हुए लॉन्ग हाओचेन की गति में वृद्धि हुई और वह अपने साथियों के बीच लौटने से पहले विभिन्न फूलों के हमलों से बच गया। इन बड़े फूलों में से प्रत्येक का प्रकंद आखिरकार आकार में सीमित था। लॉन्ग हाओचेन को पकड़ने में असमर्थ वे लगातार रोष की चीखें निकालते रहे।
और सभी बड़े फूल अधिक तीव्रता से लहरा रहे थे। गुलाबी धुंध फैला रहे थे जो लॉन्ग हाओचेन के समूह की ओर इशारा कर रहे थे। ध्यान से, लॉन्ग हाओचेन चिल्लाया। बिना किसी निर्देश की आवश्यकता के एक पवित्र आवरण दृष्टिगोचर हुआ। इस बीच 11वें गार्ड संत ने एक बार फिर ठंडी हवा छोड़ी जिसका उद्देश्य आसपास के वातावरण को बर्फ में बदलना था। हालांकि किसी को आश्चर्य हुआ और गुलाबी वाष्प का तनिक भी असर नहीं हुआ। अभी भी उनकी ओर बढ़ रहा है, तेजी से पवित्र आवरण की सतह से चिपक रहा है। बार बार पफ ध्वनियों के साथ पवित्र लबादा तुरंत पिघलने से पहले 3 सेकंड से भी कम समय तक चला। ये सब बहुत तेजी से हुआ। हालांकि लॉन्ग हाओचेन ने तुरंत एक और सेंट क्लोक का अनुसरण किया, फिर भी कुछ गुलाबी रंग की भाप अंदर आ रही थी। संत लबादा अंततः हानयू से अलग था। उनकी आध्यात्मिक ऊर्जा की शुद्धता में अंतर के कारण परिणामस्वरूप उनका प्रतिरोध बहुत अधिक था। लिन शिन के हाथों से कुछ नीली लपटें तेजी से निकली जो गुलाबी वाष्प को बहा ले गईं। लेकिन अजीब बात यह है कि गुलाबी वाष्प ने हॉटफायर की लपटों के उच्च तापमान पर भी प्रतिक्रिया नहीं की और इसके हमले के तहत केवल थोड़ा सा झुका हुआ था, जिससे उसकी दिशा थोड़ी बदल गई। अपनी सांस रोके, लॉन्ग हाओचेन चेन यंग र की दिशा में चिल्लाया क्योंकि धुंध उसकी ओर बढ़ रही थी। चेन यंग र की प्रतिक्रिया पहले से ही बहुत तेज थी, लेकिन उसने अभी भी उस गुलाबी धुंध की थोड़ी सी सांस ली। मीठी खुशबू ने उसे खालीपन का एहसास कराया और वह तुरंत पीली पड़ गई। लॉन्ग हाओचेन ने इस भयानक गुलाबी वाष्प के क्षरण के खिलाफ एक और पवित्र लबादा जारी किया। उसने चेन यंग र की ओर उत्सुकता भरी नजर डाली। चेन यंगर अभी भी खाली दिख रही थी और लिन शिन की प्रतिक्रिया बहुत तेज थी। तुरंत एक नीला तरल पदार्थ निकाला, उसे चेन यंग र के चेहरे पर अचानक भाप देने से पहले उसके मुंह में डाल दिया। उस ठंडे झटके से चेन यंग र तुरंत जाग गई। मुझे क्या हुआ? चेन यंग र को गायब देखकर हर कोई आश्चर्य से फूला नहीं समा रहा था। हालांकि चेन यंग र की युद्ध शक्ति बहुत अधिक नहीं थी, फिर भी वह छठे चरण की शक्ति थी। छठे चरण की सम्मानकर्ता होने के नाते वह वास्तव में जहरीली वाष्प की इतनी कम मात्रा पर नियंत्रण खो बैठी थी। ये गुलाबी जहर कितना शक्तिशाली था, ये देखकर कोई आश्चर्य नहीं था कि यह क्षेत्र किसी और से विहीन हो जाएगा। हम वापस आने वाले हैं, लॉन्ग हाओचेन ने त्वरित निर्णय लिया, क्योंकि उनके पास वर्तमान में गुलाबी जहर की धुंध को संभालने का कोई रास्ता नहीं था। अध्याय 423 फूल शैतान भाग 3। कौन जानता था कि जहरीली धुंध में कितने और बड़े फूल छिपे हुए थे, और कौन जानता था कि यह धुंध कितने समय तक टिकी रहेगी। हालांकि उनकी आध्यात्मिक ऊर्जा पवित्र लबादे को लंबे समय तक बनाए रखने के लिए पर्याप्त थी। अगर उन्होंने हमला किया तो ये गारंटी देना मुश्किल होगा कि कोई जहर उनके माध्यम से नहीं बचेगा। वह स्वाभाविक रूप से जोखिम नहीं लेना चाहता था, इसलिए प्राथमिकता इन बड़े फूलों की आक्रमण सीमा से हटना था। ठीक इसी समय लॉन्ग हाओचेन को अचानक एक विचार आया और उसके अंदर एक चिंतित आवाज सुनाई दी। एक पल इंतजार करें। लॉन्ग हाओचेन ने दूसरों को चिल्लाकर कहा कि वे पीछे हटने के लिए तैयार हैं, और बैंगनी रंग की चमक के साथ उसके माथे पर धब्बेदार पैटर्न एक बार फिर दिखाई दिए। इस बीच उनका पवित्र आवरण और भी बड़े क्षेत्र तक फैल गया। इस जहरीली धुंध में एक लंबा हाओचेन सेंट क्लोक मंत्र कम से कम 10 सेकंड तक रह सकता है, और इससे आध्यात्मिक ऊर्जा में अंतर देखा जा सकता है। सबके सामने एक विशाल आकृति प्रकट हुई। वह हाओयू थी। जैसे ही यह प्रकट हुआ, हाओयू के 4 बड़े सिरों ने आकाश की ओर गर्जना की। वह क्रोध के कारण नहीं, बल्कि खुशी के कारण था। लॉन्ग हाओचेन ने भी इसे नहीं रोका, जिसने पवित्र लबादे से बाहर निकलकर अपना कवच उठा लिया। 4 सिर गुलाबी गैस में सांस लेने के लिए अपने 4 मुंह चौड़े खोल रहे हैं। वर्तमान हाओयू बस एक स्पंज की तरह था। उनके सिरों के बीच लिटिल ग्रीन अपने विशाल शरीर को दलदल में दबने से बचाने के लिए हवा में गुलाबी गैस को तेजी से अवशोषित करने के लिए खुद पर प्लवन तकनीक का उपयोग करना नहीं भूला। लॉन्ग हाओचेन का समूह हाओयू के ठीक पीछे था। उनके शक्तिशाली सक्शन से उनसे निकलने वाली धुंध स्वाभाविक रूप से कमजोर हो गई थी। हाओयू यहाँ क्या कर रहा है? वे सभी हाओयू की ओर मूक दृष्टि से देख रहे थे, जो बिना रुके जहरीली धुंध को सोख रहा था। उसे समझने में पूरी तरह से असमर्थ था। लॉन्ग हाओचेन ने एक कड़वी मुस्कान प्रकट की। मुझे भी नहीं पता, उसने स्वेच्छा से ऐसा किया। ऐसा लगता है कि ये जहरीली गैस उनके लिए फायदेमंद है। लिन शिन, क्या तुम्हें अभी वह चट्टान याद है जो मैंने नीलामी घर में खरीदी थी? उस समय हाओयू उतना ही उत्सुक लग रहा था जितना अब है। फिर यह विकसित होना शुरू हो गया, और इस बार हाओयू उतना ही उत्सुक लग रहा है, जिसका मतलब है कि वह जल्द ही विकसित होना शुरू कर देगा। ऐसा लगता है कि यह जहरीली धुंध उसके लिए बहुत फायदेमंद है।
लिन शिन, मैंने हाओयू जैसा राक्षसी जादुई जानवर कभी नहीं देखा। बॉस, मुझे लगता है कि फिलहाल हाओयू ताकत में आपसे कमतर नहीं है। लॉन्ग हाओचेन ने उत्तर दिया, काफी संभव है। मैं ये भी नहीं जानता कि हाओयू की सीमाएं क्या हैं। हम बाद में ही देखेंगे। हाओयू को वह काम नहीं करना चाहिए जिसके बारे में वह अनिश्चित है। पिछली बार जब वे डेमन स्लेयर रिमूवर्स से घिरे थे, हाओयू ने बड़ी ताकत का प्रदर्शन किया था। यहाँ तक कि बाओ को भी लंबे समय तक उनके द्वारा प्रबंधित किया गया था। ये कहा जा सकता है कि हाओयू की सहायता के बिना लॉन्ग हाओचेन को जागृति के दौरान कयर की रक्षा करने में सक्षम होने का कोई आश्वासन नहीं होता जब वह मृत्यु देवता की विरासत को अवशोषित कर रही थी और उसकी स्थिति केवल खराब हो सकती थी। उस घटना के कारण लॉन्ग हाओचेन को हाओयू की सेना की अत्याचारी प्रकृति का एहसास हुआ। ये सब छोड़कर विकार के सार का सरल टेट्रामोली का जादू पहले से ही अद्भुत था, और जब से समूह ने पवित्र शहर में अपना एकांतवास शुरू किया, हाओयू ने भी चुपचाप खेती की। उसकी गर्दन का उभार पहले से ही उनके अन्य सिरों जितना लंबा था। इसमें कोई संदेह नहीं कि पांचवा सिर जल्द ही विकसित होगा। उस समय हाओयू एक जादुई जानवर के रूप में किस स्तर तक पहुंचेगा, लॉन्ग हाओचेन को नहीं पता था, लेकिन हाओयू के संबंध में उसके मन में पहले से ही गहरा अनुमान था। उसका ये भला भाई सचमुच कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। हाओयू की चूषण गति लगातार बढ़ती रही और उसका विशाल 10 मीटर लंबा शरीर आकाश में उड़ गया। कोई भी हल्का हल्का देख सकता था कि हाओयू के शरीर पर मौजूद पपड़ी एक गुलाबी चमक छोड़ रही थी। उसका शरीर भी थोड़ा फैलने लगा। उससे आध्यात्मिक ऊर्जा का तीव्र उतार चढ़ाव जारी रहा और उसके 4 बड़े सिरों पर उसके तत्वों के विभिन्न रंगों की आंखें बैंगनी हो गईं। लॉन्ग हाओचेन और हाओयू के बीच रक्त अनुबंध ने पूर्व की सभी धारणाओं को स्पष्ट कर दिया। वह स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था कि वर्तमान हाओयू ने कुछ ऊर्जा को उन्मत्त रूप से अवशोषित करने के कारण उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा में वृद्धि की है। इतने ही समय में उनकी आध्यात्मिक शक्ति कम से कम 50 इकाई बढ़ गई। लॉन्ग हाओचेन और हाओयू इतने घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए थे कि वे दोनों एक दूसरे के टूटने को महसूस कर सकते थे और हमेशा उस पल में एक दूसरे को बहुत प्रभावित करते थे। कईयर को बचाने के बाद जैसे ही लॉन्ग हाओचेन ने 7वें चरण को तोड़ा, उसे लगा कि हाओयू भी आगे बढ़ने वाला है और यह ब्रेक हमेशा हाओयू द्वारा रोका गया था। लॉन्ग हाओचेन ने स्पष्ट रूप से समझा कि उसने ऐसा क्यों किया। इसका सटीक कारण वही था। जब कईयर ने अपनी यादें खो दी तो उसके पास किसी और चीज में शामिल होने का दिल कैसे हो सकता था, और हाओयू के विकास के लिए संभवतः उसे अपनी मूल दुनिया में लौटने और वहां अपना बचाव करने की आवश्यकता होगी। विचलित होने के डर से हाओयू ने अपना विकास शुरू नहीं किया। सचमुच लॉन्ग हाओचेन हाल ही में अपने साथी की उपेक्षा कर रहा था। हाओयू को कुछ अपराधबोध से देखते हुए लॉन्ग हाओचेन ने गुप्त रूप से खुद से कहा कि चाहे हाओयू कहीं से भी आए और भविष्य में चाहे कुछ भी हो, वह अपने इस छोटे भाई की रक्षा करेगा जैसे वह हमेशा उसके लिए करता रहा है। हाओयू द्वारा अपनी पूरी ताकत से सोख लिए जाने के बाद हवा में मौजूद गुलाबी वाष्प ने धीरे धीरे अपनी चमक खो दी और उनके 4 बड़े सिर लगातार उत्तेजना की दहाड़ें निकाल रहे थे। जैसे जैसे उसका चूसना जारी रहा, उसके पेट का आकार भी बढ़ने लगा और उसमें से निकलने वाली गुलाबी धुंध की तीव्रता भी बढ़ने लगी। मास्टर, ये आदमखोर शैतान फूल हैं, पौधे प्रकार के जादुई जानवर की एक बहुत ही खतरनाक प्रजाति। उनमें से प्रत्येक 6ठे चरण का जादुई जानवर है जिसका आनंद वे सभी एक समूह में रहकर लेते हैं। चाहे जानवर हो या इंसान, सब कुछ उनके लिए भोजन है। इन आदमखोर शैतान फूलों का सबसे अत्याचारी पहलू इस जहरीली धुंध तथा कथित आध्यात्मिक भ्रम जहरीली धुंध को छोड़ना है। यदि कोई इसमें फंस जाता है, भले ही वह एक शक्तिशाली ताकतवर व्यक्ति हो, तो वह निगलने के लिए सीधे नरभक्षी शैतान के मुंह में चला जाएगा। हमारे समय में बहुत पहले नरभक्षी शैतान फूलों को पूरी तरह से नष्ट करने के उद्देश्य से एक अभियान चलाया गया था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि उनमें से कुछ बच जाएंगे, और मैंने अभी अभी इस गुलाबी गैस को पहचाना है। ऐसा कहने वाला एकमात्र व्यक्ति 12वां गार्ड संत था। निस्संदेह रक्षक के रूप में कार्य करने वाली ये 2 शक्तिशाली आत्माएं वास्तव में बहुत अनुभवी और जानकार थीं। मिलानचोली दलदलों की इस यात्रा पर उनकी उपयोगिता 64वें कमांडर ग्रेट डेमन हंट स्क्वाड के किसी भी अन्य से अधिक थी। 12वें रक्षक संत की ओर सिर हिलाते हुए उसके मन में कुछ बात परेशान कर रही थी। चूंकि पवित्र रक्षक इतने उपयोगी थे तो क्यों नहीं, इसके बारे में सोचते हुए उसके पास पहले से ही एक योजना थी। जब तक वे सर्प शैतान दानव भगवान एंड्रोमेलियस को ढूंढने में कामयाब रहे, उनका समूह निश्चित रूप से एक बड़ा जुआ खेलेगा। हवा में बहता हुआ मतिभ्रम पतला और पतला होता जा रहा था
और लॉन्ग हाओचेन द्वारा छोड़ा गया सेंट क्लोक पहले से ही किसी और चीज के समर्थन की आवश्यकता के बिना इसे बनाए रखने में कामयाब रहा। वर्तमान हाओयू वास्तव में भारी मेकअप के साथ किसी की तरह थी। उसका पूरा शरीर पूरी तरह से गुलाबी था। उनके पेट में सूजन और आध्यात्मिक ऊर्जा के अत्याचार उतार चढ़ाव उनके शरीर से लगातार फूट रहे थे, जबकि उनके 4 सिरों की गर्जना अधिक से अधिक उत्तेजित हो गई थी। दूर से शैतान के फूल अब स्पष्ट रूप से देखे जा सकते थे और सभी को ये देखकर आश्चर्य हुआ कि ये नरभक्षी शैतान फूल पहले की तुलना में अधिक उदास दिख रहे थे। स्पष्ट रूप से स्पिरिट कन्फ्यूजन जहर गैस के उनके निरंतर जारी होने से उनमें से बड़ी मात्रा में ऊर्जा समाप्त हो गई। धारणा हाओयू के 4 महान प्रमुख वे खोज रहे थे, अपने गुलाबी शरीर पर बड़े कदमों के साथ आगे बढ़ रहे थे। उनके शरीर के चारों ओर हरी रोशनी घूम रही थी। प्लवन तकनीक पर भरोसा करते हुए उन्हें मूल रूप से दलदल में फंसने की चिंता करने की जरूरत नहीं थी। ठीक वैसे ही वो सीधे आदमखोर शैतान फूल की ओर चला गया। हाओयू सावधान रहें, लॉन्ग हाओचेन चिल्लाया। हाओयू ने तुरंत उसे एक संदेश दिया जिससे वह शांत हो गया और वह अपने 4 शक्तिशाली पैरों पर आगे बढ़ गया। इसमें लॉन्ग हाओचेन ने बैंगनी रोशनी की लहरें देखी जो उन्होंने पहले भी कई बार देखी थी। बात सिर्फ इतनी थी कि इस बार बैंगनी आभा पहले से कहीं अधिक निखर रही थी। बैंगनी रोशनी आगे नहीं फैली, केवल हाओयू के शरीर के चारों ओर फैली। और जैसे ही वह बेशर्मी से आदमखोर शैतान फूलों की कतार में भागा, इस बैंगनी चमक ने उसकी उपयोगिता को प्रकट कर दिया। आदमखोर शैतान फूल आश्चर्यजनक रूप से बहुत डरपोक लग रहे थे और उन्होंने उस पर हमला करने के लिए अपना हुड खोलने की हिम्मत नहीं की, जिससे हाओयू को आने की अनुमति मिल गई। हाओयू से निकली बैंगनी रोशनी के आदमखोर शैतान फूल के संपर्क में आने के बाद वे विशाल आदमखोर जल्दी से या तो जड़ या कली पर सूख गए और लगातार जमीन पर गिर गए। जैसे ही हाओयू ने गहरी सांस ली, दूसरे की ओर बढ़ने से पहले गुलाबी तरल की एक छोटी सी गेंद उसके पेट में समा गई। ये प्रक्रिया बार बार दोहराई गई। लॉन्ग हाओचेन को भयभीत करने वाले शैतान फूल हाओयू के सामने आग से मिल रही बर्फ की तरह थे। विरोध किए बिना उनके सामने मौजूद सभी शैतान फूलों को मुरझाने और दलदल की आंतरिक दृष्टि से ओझल होने में कुछ समय लगा। चलो चलते रहो, लॉन्ग हाओचेन चिल्लाया और वे सभी हाओयू के पीछे एक ही कदम में आगे बढ़ते रहे। मौजूद शैतान फूलों की संख्या वास्तव में उतनी अधिक नहीं थी जितना लॉन्ग हाओचेन ने अनुमान लगाया था। वे वास्तव में लगभग 300 से 400 थे। उनकी भारी मात्रा और जिस क्षेत्र पर उन्होंने कब्जा किया वह संगति का कारण बना और लॉन्ग हाओचेन ने पाया कि यदि वे एक छोटा चक्कर लगाते तो वे इन आदमखोर शैतान फूलों से बच सकते थे। इसलिए उनके क्षेत्र से गुजरना ही एकमात्र विकल्प नहीं था। निस्संदेह हाओयू की समय पर उपस्थिति के बिना इस रास्ते पर चलना उनके लिए बेहद कठिन होता। इन आदमखोर शैतान फूलों से निकलने वाला आत्मा भ्रम का जहर बहुत भयानक था। हाओयू की गति और अधिक बढ़ गई और कोई देख सकता था कि हर बार जब वह शैतान के फूलों में से एक को नष्ट करता था तो उसके शरीर पर गुलाबी रंग गहरा हो जाता था, और जब आखिरी शैतानी फूल उसके भोजन में बदल गया तो उसका रंग वास्तव में सामान्य हो गया। लेकिन इस बार हाओयू ने मदद के लिए पुकारा और जल्दी से लॉन्ग हाओचेन की ओर वापस चला गया। इससे पहले कि लॉन्ग हाओचेन ने धीमी खांसी छोड़ी, चारों के सिर हल्के से कांपने लगे। कोई बात नहीं, लॉन्ग हाओचेन ने अपने साथियों की ओर मुड़ने से पहले हाओयू की ओर जोर से सिर हिलाया। कृपया अभी यहीं मेरे लिए प्रतीक्षा करें। चलो थोड़ी देर के लिए दूर चलते हैं। हड़बड़ी में एक बैंगनी चमक चमकी और लॉन्ग हाओचेन और हाओयू लगभग तुरंत गायब हो गए। अध्याय 424 हाओयू अपने परिपक्व चरण में प्रवेश करता है। कई बार पहले लॉन्ग हाओचेन के ठीक बगल में थी और उसे बिना किसी चेतावनी के अचानक गायब होते देखकर उसने घबराई हुई नजर दिखाई। वांग युवान उसके पक्ष में शामिल होने के लिए दौड़ी और उसे धीमी आवाज में आश्वस्त किया, ये कुछ भी नहीं है। कैप्टन को चाहिए हाओयू को विकसित होने में मदद करने के लिए गया हूं। चलो अभी यहीं इंतजार करें। चूंकि लॉन्ग हाओचेन ने उन्हें हाओयू की मदद करने के लिए नहीं लिया था, इसका मतलब था कि उसके पास किसी भी संभावित बाधा का सामना करने का आत्मविश्वास था। परिणामस्वरूप वांग युवान ने केयर को उस संभावित खतरे के बारे में नहीं बताया जिसका हाओयू के साथ जाने पर लॉन्ग हाओचेन को सामना करना पड़ेगा। सच में लॉन्ग हाओचेन वास्तव में आश्वस्त था। ऐसा इसलिए है क्योंकि उसके टेलीपोर्टेशन से पहले हाओयू ने उसे सूचित किया था कि इसका विकास बहुत छोटा होगा। ऐसा इसलिए था क्योंकि तथाकथित तैयारी ही सफलता की कुंजी है। 1 साल के एकांतवास के साथ साथ आदमखोर शैतान के फूलों का बड़ी मात्रा में सार और स्पिरिट कन्फ्यूजन जहर, जिसे हाओयू ने अवशोषित किया, ने उसे भारी शक्ति प्रदान की।
उनके पिछले सभी ब्रेकअप्स की तुलना में इस बार बहुत अधिक दबाव था, लेकिन साथ ही बहुत अधिक सुरक्षा भी थी। प्रकाश की चमक के साथ लॉन्ग हाओ चेन और हाओयू ऊबड़ खाबड़ पहाड़ियों पर फिर से प्रकट हो गए। काली और लाल और साथ ही घनी मैली हवा एक बार फिर लॉन्ग हाओ चेन की इंद्रियों में दिखाई दी। अपनी दो तलवारें पकड़कर लॉन्ग हाओ चेन ने बिना किसी हिचकिचाहट के रक्षात्मक रुख अपनाया, जबकि अपना सारा ध्यान हाओयू पर केंद्रित किया। पिछले ब्रेक की तुलना में जब उन्होंने अपनी उपस्थिति को यथासंभव छिपाने की कोशिश की थी, इस बार यह अलग था। इस दुनिया में पहुंचने के ठीक बाद हाओयू ने तुरंत अपने 4 सिर उठाए और दहाड़ते हुए हवा में चिल्लाने लगी। वो एक प्रकार की धीमी चीख थी जब एक राजा ने अपनी वापसी का संकेत दिया, मानो कह रहा हो कि वह एक राजा की तरह नियंत्रण हासिल कर लेगा। कश! हाओयू की गर्दन का उभार एक बार फिर फट गया और एक नया बड़ा सिर अचानक वहां से फैल गया। इस महान मस्तक के उभरते ही केवल 3 श्वासों का समय बीता। उस ब्रेकिंग स्पीड से यह देखा जा सकता था कि हाओयू इससे उबरने के लिए कितना उत्सुक था। यह नया सिर आकार में बाकी चारों सिरों जैसा ही था, लेकिन सबसे बड़ा अंतर इस सिर के सिरे में था। सींग बहुत अजीब था, वो ऊपर खिले गुलदाउदी जैसा था, और इस फूल के ठीक मध्य में एक पात्र था जो वर्तमान शेंगमो डालू में शायद ही कभी देखा गया हो। इस बड़े सिर पर सभी आंखें गहरे बैंगनी रंग की थीं, लेकिन पहले हाओयू के पूरे शरीर से निकलने वाले बैंगनी रंग की तुलना में इस रंग में कुछ अलग था। हाओयू के शरीर से निकलने वाली आभा और उसकी आंखों का रंग बदल गया, बैंगनी हो गया। लेकिन इन आंखों का बैंगनी रंग काफी गहरा था। गुलदाउदी जैसे सींग वाले इस बड़े सिर को आगे की ओर डालते हुए उसने कुछ धीमी आवाज में दहाड़ निकाली, जिसके बाद शक्तिशाली दहाड़ें हुई। हाओयू से एक अत्यंत भयानक आभा अचानक फूट पड़ी और यहाँ तक कि उसके रक्त अनुबंध साथी के रूप में लॉन्ग हाओ चेन उसके प्रभावशाली आचरण के सामने पीछे हट गया, गुप्त रूप से आश्चर्यचकित हो गया। वह स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था कि वर्तमान हाओयू पहले ही ताकत में उससे आगे निकल चुका है। वह 8वें कदम वाला जादुई जानवर था जो 7वें कदम वाले बिजली घर के बराबर था। और इसके अलावा किसी को ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि हाओयू 8वां कदम पेंटा एलिमेंटल जादुई जानवर था। उससे निकलने वाली आभा वास्तव में कुछ ऐसी थी जिसकी तुलना कोई 9वें चरण का जादुई जानवर भी नहीं कर सकता था। 5वें हाओयू सिर की आंखें अलग अलग थीं, लेकिन बिना किसी अपवाद के वे सभी इस समय मोटे और शक्तिशाली इरादे से उबर गए। और उसके शरीर पर 5वें सिर के जन्म से ही बदलाव दिखने शुरू हो गए। इसका संविधान मूल रूप से 5 मीटर लंबा ये फिर से फैल गया और इसके शरीर पर परतें मोटी हो गईं। उनकी हड्डियां अधिक मजबूत हो गईं, उनमें से प्रत्येक का सिर उनके शरीर के साथ लंबा होने लगा और यही बात उनकी गर्दन के लिए भी लागू हो गई। जैसे ही लॉन्ग हाओ चेन ने हाओयू के बदलते शरीर को ध्यान से देखा, एक और दृश्य ने अचानक उसे और भी अधिक आश्चर्य से भर दिया। पू अचानक टूटने जैसी आवाज गूंजी और हाओयू की पीठ पर 2 बड़े उभार अचानक फूट गए, जिससे बैंगनी रंग का खून का एक बड़ा पूल बह निकला। ये 2 मीटर चौड़े और 20 फीट चौड़े विशाल पंख थे। हाओयू के पंखों पर कोई पंख नहीं थे, वे चमगादड़ के पंखों के करीब लग रहे थे। यह अभी भी बाद वाले की तुलना में अतुलनीय रूप से अधिक ठोस था। बाहरी हड्डी बहुत कठोर थी, पूरी तरह से बैंगनी रंग की, बिल्कुल 5वें सिर पर आंखों के रंग की तरह। उसके नए पंखों के टूटे हुए हिस्से आश्चर्यजनक गति से ठीक हो गए और इन पंखों से मोटी पपड़ियां उगने लगीं, जो भीतर तक फैलने लगीं। इन पंखों की उपस्थिति के साथ हाओयू अब 5 मीटर की ऊंचाई तक पहुंच गया। लेकिन उसकी कुल मात्रा कम से कम दोगुनी थी और उसका भयानक दबाव लॉन्ग हाओ चेन को कुछ हद तक अवास्तविक लगा। क्या ये सचमुच 8वीं सीढ़ी वाला जादुई जानवर है? लेकिन क्या 8वें कदम वाले जादुई जानवर की वास्तव में ऐसी दबंग और अत्याचारी आभा हो सकती है? हाओयू के शरीर में परिवर्तन देखकर किसी कारण से लॉन्ग हाओ चेन अंदर से घबरा गया। घबराहट की भावना उसके लिए कुछ हद तक धुंधली थी, लेकिन उसे पूरा यकीन था कि येटिंग के जुड़ने के बाद भी वह हाओयू का मुकाबला नहीं कर पाएगा। ठीक इसी समय लॉन्ग हाओ चेन को अचानक एहसास हुआ कि उसके शरीर से गर्मी निकलने लगी है। यदि कोई यहाँ होता तो वह देख पाता कि 9 बैंगनी पैटर्न उसके माथे पर सघन रूप से फैले हुए थे और यहाँ तक कि उसकी त्वचा भी बैंगनी हो गई थी। लॉन्ग हाओ चेन के शरीर से हाओयू के समान आभा फैलने लगी। वह स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था कि उसकी अपनी आंतरिक और बाहरी आध्यात्मिक ऊर्जा अचानक आश्चर्यजनक गति से बढ़ रही है। प्राप्त आध्यात्मिक ऊर्जा प्रकाश गुण की नहीं थी, बल्कि लॉन्ग हाओ चेन के लिए अज्ञात एक प्रकार का विशेष अस्तित्व था। यह आध्यात्मिक ऊर्जा अत्यंत शुद्ध थी, लेकिन इसमें कोई तात्विक गुण नहीं थे। जब वह अपनी ही प्रकाश तत्व आध्यात्मिक ऊर्जा के संपर्क में आया तो वह प्रकाश तत्व से विमुख हो गया। 100, 200, 300,
500, 1000, 2000, 3000। लॉन्ग हाओचेन ने कुल 3000 यूनिट आंतरिक आध्यात्मिक ऊर्जा प्राप्त की, इससे पहले कि यह वृद्धि धीमी होने लगे। और इसके अलावा ये केवल आंतरिक आध्यात्मिक ऊर्जा की मात्रा थी जो उसने प्राप्त की थी, जबकि बाहरी आध्यात्मिक ऊर्जा उन्होंने कितनी बढ़ा ली यह उन्हें स्वयं भी नहीं पता था। वह केवल यह महसूस कर सकता था कि उसका अपना शरीर विस्फोटक शक्ति से भरा हुआ था। ये वास्तव में एक अद्भुत एहसास था, इसमें कोई संदेह नहीं कि हाओयू ने उसे लाया था। पिछले विकासों में ये कहा जा सकता है कि ज्यादातर समय लॉन्ग हाओचेन हाओयू की मदद कर रहा था, लेकिन अभी जैसी स्थिति जब समकक्ष ब्रेक ने आध्यात्मिक ऊर्जा की 3000 इकाइयों की वृद्धि ला दी, यह अनसुना था। कभी नहीं, लेकिन कोई अच्छी तरह से कल्पना कर सकता है कि हाओयू के लिए मौजूदा गति कितनी बड़ी थी। यदि लॉन्ग हाओचेन अभी भी 5वें चरण पर होता तो वह पहले ही एयर नाइट बन चुका होता। हाओयू ने अपने विशाल फ्रेम को चारों ओर घुमाया, जैसे ही उस पर मोटी पपड़ियां पड़ने लगी कुछ बैंगनी रोशनी फैलाने के लिए। अपने दोनों सामने के पंजे उठाते हुए वह मजबूती से खड़ा हो गया, जिससे उसके विशाल कद के कारण लॉन्ग हाओचेन की तुलना में काफी अंतर दिखाई दे रहा था। उनके 5 बड़े सिर आकाश की ओर थे, उनकी आंखों में ऐसी शीतलता झलक रही थी जिसका वर्णन करना कठिन था। दूर की ओर देखते हुए उसने एक और ठंडी चीख निकाली। ये चीख धीरे धीरे फुफकार में बदल गई, मानो इसने उसके अंदर की सारी अवसादग्रस्त भावनाओं को बाहर निकाल दिया हो। लॉन्ग हाओचेन ने चुपचाप हाओयू के मूड में बदलाव को महसूस किया, लेकिन कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप उसकी ओर देखता रहा। इसके अलावा ऐसा लग रहा था कि कुछ जीव इस ओर जाने लगे हैं, लेकिन उस दृश्य को देखकर हाओयू को अपनी आंखों से एक निरंतर सघन एहसास निकलता हुआ प्रतीत हुआ। उसके 4 पंजे धीरे धीरे जमीन पर पहुंच गए और हाओयू एक साथ अपने 5 बड़े सिरों के साथ लॉन्ग हाओचेन की ओर रेंगने लगा। नए सिर के साथ वे सभी लॉन्ग हाओचेन के करीब आ गए और उनकी आंखों में नम्रता दिखाई दी। लॉन्ग हाओचेन ने अपने दिल में हाओ की आवाज सुनी, भाई मैं विकसित हो गया हूं। अब मैं आखिरकार अपनी पूर्ण अवस्था में हूं। हाँ, उन तुच्छ कचरे से अब मेरी जान को खतरा नहीं होगा। एक दिन जब मैं यहां वापस आऊंगा तो निश्चित रूप से तुम सभी को टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। पूर्ण स्थिति। लॉन्ग हाओचेन ने असमंजस में हाओ से पूछा। हाओयू ने जवाब में सिर हिलाया और लिटिल लाइट ने लॉन्ग हाओचेन के पैरों से संपर्क बनाते हुए अपना सिर नीचे कर लिया। लिटिल लाइट के मोटे शरीर से एक कोमल बल ने लॉन्ग हाओचेन के शरीर को पकड़ लिया, जिससे वह हाओयू की गर्दन से होते हुए उसकी पीठ पर फिसल गया। भाई, जिस क्षण आपने मुझे अपने स्थान से बुलाया, आपने अपने रक्त का उपयोग करके मुझे मेरी नवजात अवस्था से परिपक्व अवस्था में पहुंचने में मदद की। और अभी अभी मैं आखिरकार अपनी परिपक्व अवस्था से बाहर निकला और अपनी पूर्ण अवस्था प्राप्त की। अपनी पूर्ण अवस्था में पहुंचने के बाद अब धीरे धीरे मेरी ताकत उभरने लगेगी। भविष्य में मेरा शरीर उत्तरोत्तर पूर्ण होता जाएगा और मेरी सच्ची शक्ति धीरे धीरे वहां से जागृत होगी। लॉन्ग हाओचेन गुप्त रूप से आश्चर्यचकित था। यदि वर्तमान हाओयू ने अभी अभी अपनी पूर्ण अवस्था में प्रवेश किया है, तो वास्तव में अपनी पूर्ण अवस्था में विकसित होने के बाद वह किस स्तर की शक्ति तक पहुंचेगा। हाओयू लॉन्ग हाओचेन के विचारों को महसूस कर सकता था, जिससे उसे एक प्रकार का गर्व वह महसूस हो रहा था, जैसे कि वह अपने भविष्य के बारे में गर्व से भर गया हो। भाई, मेरी बात स्पष्ट नहीं थी ना? मैं नहीं जानता कि अपने पूर्ण स्वरूप से परम स्वरूप में विकसित होने के बाद मुझे कौन सा शक्ति स्तर प्राप्त होगा। अकेले मेरा शरीर उस दिन की प्रतीक्षा कर रहा है जो आएगा। लॉन्ग हाओचेन ने हल्की सी मुस्कान प्रकट की, लिटिल लाइट की गर्दन को धीरे से सहलाया। दरअसल मेरे लिए आपकी सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण चीज है। जब तक आप सुरक्षित और सुरक्षित नहीं आते, मैं ताकत के उस स्तर के बारे में नहीं सोचूंगा जिस स्तर तक आप पहुंच सकते हैं। हाओयू ने अपने 5 बड़े सिर पीछे कर लिए, अपनी 5 जोड़ी अलग अलग रंग की आंखों से लॉन्ग हाओचेन को देखा। ऐसा लग रहा था जैसे वह उसकी कोमल निगाहों को देखकर पिघलने वाली थी। उन सभी की निगाहें लॉन्ग हाओचेन की ओर थीं, जो धीरे धीरे उससे टकरा रही थीं। इन बचकानी भावनाओं ने लॉन्ग हाओचेन को अंदर से गर्मजोशी से भर दिया। ठीक है, चाहे हाओयू कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो जाए, वह हमेशा मेरा अच्छा साथी और मेरा अच्छा भाई रहेगा। अपने हाथ से उनके सिर को महसूस करते हुए लॉन्ग हाओचेन ने घोषणा की, चलो चले। चूंकि आप पहले से ही अपने पूर्ण चरण पर हैं, हमें दूसरों को प्रतीक्षा करने से बचाने के लिए पीछे हट जाना चाहिए। इस बार उन्होंने इस तथ्य पर ध्यान दिया कि परे बड़ी संख्या में मरे हुए जीव इस दिशा की ओर भाग रहे थे। कुछ शक्तिशाली आभा दबाव से भरी हुई दिखाई दे रही थी। हाओयू के 5 महान सिर एक बार फिर ऊपर की ओर उठे, जिससे एक बहुत ही गरिमा में दहाड़ हुई, जैसे कि एक बैंगनी चमक ने लॉन्ग हाओचेन और उसे ढक लिया।
बैंगनी रोशनी की एक चिंगारी के साथ मनुष्य और जानवर इस काली और लाल दुनिया से गायब हो गए। इस बार यात्रा करते हुए लॉन्ग हाओ चेन को कुछ स्पष्ट एहसास हुआ। जब उसने अतीत में टेलीपोर्ट किया था तो हाओयू के पक्ष में शामिल होने से पहले वह खुद को अंतरिक्ष से अंतरिक्ष तक यात्रा करते हुए महसूस कर सकता था। लेकिन इस बार ये वैसा नहीं था। उसने थोड़ा महसूस किया कि हाओयू की स्थानिक शक्ति पर पकड़ थी और उसने सीधे उन्हें उनकी मूल दुनिया में वापस भेज दिया। चमक की चमक के साथ जैसे ही विशाल हाओयू सबके सामने फिर से प्रकट हुआ, 64वें कमांडर ग्रेट डेमन हंट स्क्वाड का हर एक सदस्य हौंफने के अलावा कुछ नहीं कर सका। हाओयू की पीठ पर विशाल पंखों को देखकर लिन शिन टिप्पणी करने से खुद को नहीं रोक सका। लानत है, ऐसी अत्याचारी शक्ति, क्या ये सचमुच हाओयू है? वांग युवान चकित रह गया। ये 5वां सिर है। क्या अंत में हाओयू की कोई सीमा है? क्या ये सदैव बढ़ता रहेगा? हान यू ने अपना सिर हिलाया। शायद नहीं। इसे देखो, इस बार हाओयू के शरीर के किनारों पर कोई उभार नहीं है। मेरा मानना है कि अब कोई नया प्रमुख नहीं आना चाहिए। हालांकि वह पहले से ही 5 सिरों वाला बहुत शक्तिशाली है। उससे फैलने वाली आभा उसे कम से कम 8वें चरण का जादुई जानवर बनाना चाहिए। चेन यंग र ने विचार किया, मैं हाओयू के 5वें प्रमुख आइटम के बारे में बहुत उत्सुक हूं। सिमा जियान ने इसके साथ निष्कर्ष निकाला, उस वस्तु की परवाह कौन करता है? जब तक वह शक्तिशाली है तब तक ये पर्याप्त है। हाओयू की ताकत हमारे दानव शिकार दस्ते की ताकत है। हाओयू ने पलटकर हल्की सी दहाड़ लगाई। उसका विशाल शरीर धीरे धीरे सिकुड़ गया और इस बार सभी ने देखा कि हाओयू के 4 मोटे पैरों के नीचे बर्फ से कुछ फ्रैक्चर के निशान दिखाई देने लगे। ऐसा लग रहा था कि इस विशाल निर्माण को झेलने की उसकी सीमा समाप्त हो गई है। लॉन्ग हाओ चेन ने मुस्कुराते हुए कहा, हाओयू आपके आने का स्वागत कर रहा है। 11वें और 12वें गार्ड संत, आप अस्थायी रूप से शाश्वत मेलोडी पर लौट सकते हैं। ये तुम भी ऐसा ही करो। प्रकाश की 3 चमकें एक साथ लॉन्ग हाओ चेन के शरीर में लौट आईं। हाओयू के विकास के पूरा होने के बाद लॉन्ग हाओ चेन का आत्मविश्वास बहुत अधिक बढ़ गया और हाओयू ने पहले ही उसे एक निश्चित संदेश दे दिया था कि ये उदास दलदल उसके लिए ज्यादा खतरा नहीं थे। चूंकि चीजें ऐसी थीं, इसलिए उनके कुछ कार्डों को छिपा देना बेहतर था ताकि महत्वपूर्ण क्षणों में उन्हें और भी अधिक कार्ड दिए जा सकें। एक झटके के साथ लॉन्ग हाओ चेन कयियर के पक्ष में शामिल हो गया और अपना हाथ उसकी ओर बढ़ाया। ये पहली बार नहीं था जब कयियर ने हाओयू को देखा था। मूल रूप से ये जियाओली द्वारा निभाए गए परिदृश्य में लॉन्ग हाओ चेन और हाओयू दोनों उसकी रक्षा कर रहे थे और वह स्वाभाविक रूप से जानती थी कि हाओयू लॉन्ग हाओ चेन की सवारी थी। बड़ी उत्सुकता के साथ उसने अपना दाहिना हाथ लॉन्ग हाओ चेन की ओर बढ़ाया। उसका प्यारा चेहरा थोड़ा लाल हो गया था, जो अद्वितीय शुद्ध सुंदरता से भरा हुआ था। लॉन्ग हाओ चेन थोड़ा चकित लग रहा था और वह मदद नहीं कर सका, लेकिन शर्मा गया। लेकिन अंदर ही अंदर उसे गर्मी पर जीत की खुशी महसूस हुई। चूंकि कयियर उसे अपना हाथ पकड़ने देने के लिए सहमत हो गई, इसका स्पष्ट अर्थ यह था कि वह पहले से ही ऐसा कर रही थी, इसे और अधिक स्वीकार करना। उसके नर्म और नाजुक छोटे हाथ को पकड़कर लॉन्ग हाओ चेन ने उसके मूड को कठिनाई से बढ़ने पर मजबूर किया। आध्यात्मिक ऊर्जा के सहारे उसने उसे अपनी ओर खींचा और हाओयू की पीठ पर बैठ गया। बाकियों ने हाओयू की पीठ पर चढ़कर उसका पीछा किया। हाओयू की सुरक्षा के साथ उन्होंने अपना गठन बनाए रखा, जिससे परिवर्तनों के अनुकूल ढलना आसान हो गया। ठीक इसी समय हाओयू का 5वां सिर अचानक घूम गया और लिन शिन के सामने रुक गया। उसकी गर्दन पर फॉरेस्ट बोआ की आंतरिक गोली पर नजर डाली और एक नर्म दहाड़ निकाली। अध्याय 425 स्ट्राइप्स भाग 1। लिन शिन ने भीतरी गोली को अपने सीने के पास रखा। हाओ, यह तुम्हें नहीं दी जा सकती। मुझे गोलियां बनाने के लिए इसकी आवश्यकता है। ये 5वां सिर तिरस्कारपूर्वक सूंघा। सिर हिलाने के बाद वह घूम गया। लॉन्ग हाओ चेन ने हल्की सी मुस्कान के साथ समझाया, लिटिल पर्पल आपको फॉरेस्ट बोआ की आंतरिक गोली अंदर डालने के लिए कह रहा है। उसके यहाँ रहते हुए यहाँ जहरीली गैस बिल्कुल भी नहीं है। अरे, लिन शिन आश्चर्यचकित था। एक बुद्धिमान व्यक्ति होने के नाते उसे अचानक एहसास हुआ, बॉस आप कह रहे हैं कि हाओयू का 5वां प्रमुख तत्व है। लॉन्ग हाओ चेन ने सिर हिलाया, जैसा कि आप सोचते हैं, ये जहर है। जहर शब्द सुनकर हर कोई मदद नहीं कर सका, लेकिन अभिव्यक्ति में बदलाव आया। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि हाओयू ने वह सारा जहर निगल लिया। तो यह वास्तव में उसके जहरीले प्रकार के 5वें सिर के विकास के लिए था। जहर का गुण कुछ बार सुना गया था। सभी ज्ञात जादुई जानवरों में यह विशेषता अस्तित्व में नहीं थी। बेशक यह उन पहले के आदमखोर शैतान फूलों से अलग था।
हाओयू ने अपना सिर उठाया और धीमी दहाड़ के साथ उसकी दोनों आंखें चमकदार बैंगनी रोशनी से जगमगा उठीं। ये काफी अजीब था, लेकिन उसकी आंखों में चमक के साथ साथ उसके आसपास जहर भी दहशत में बिखरा हुआ लग रहा था। पलक झपकते ही उनके चारों ओर कम से कम 300 मीटर के दायरे में जहर फैल गया और हाओयू के आगे बढ़ने के साथ साथ जहर लगातार फैलता गया। 11वें गार्ड संत या फॉरेस्ट बॉय की इन अपील की तुलना में कहीं अधिक प्रभावी, उनकी दृष्टि स्पष्ट हो गई और हर कोई आश्चर्य से देखता रहा, क्योंकि मृत्यु की इस भूमि के पर्यावरण में अविश्वसनीय रूप से सुधार हुआ। दलदलों का रंग वास्तव में बहुत भिन्न था। कुछ क्षेत्र गहरे भूरे, कुछ गहरे पीले और कुछ गहरे हरे रंग के थे। नतीजतन जब उनकी दृश्यता बढ़ी तो सभी ने बहुत अधिक विवरण का पता लगाया। मानव भक्षी शैतान फूलों की वृद्धि सीमा में वे एकमात्र प्रकार के पौधे थे, लेकिन इस क्षेत्र के आगे अन्य पौधे भी दिखाई देने लगे। बेलें अभी भी बहुसंख्यक थीं और कुछ अज्ञात पौधे दिखाई दिए। हाओयू ने आगे बढ़ना शुरू कर दिया, उदासी भरे दलदलों में गहराई तक बड़े बड़े कदम उठाते हुए। वह पूरी तरह से चिंताओं से रहित लग रहा था और आसपास पर कोई नजर नहीं डाल रहा था। यह उल्लेख करना काफी अजीब था, लेकिन चूंकि हर कोई उसकी पीठ पर चढ़ गया था, इसलिए किसी भी जादुई जानवर ने उन पर घात लगाने की हिम्मत नहीं की। ओह, क्या आपको यह अजीब नहीं लगता कि वे सर्वव्यापी छिपकलियां गायब हो गईं? चेन यंग एयर ने परिवेश को एक विचित्र रूप दिया। चलने की अब कोई आवश्यकता नहीं थी, सब कुछ अधिक सुरक्षित था, जिससे आपका मूड बेहतर हो गया था। पिछली जहरीली गैस की चपेट में आने से उसे जो अवसादग्रस्तता महसूस हुई थी, वह काफी हद तक शांत हो गई थी। लिन शिन ने जवाब दिया, एक हंसी, क्या आप नहीं समझते? अपनी जाति के किसी पूर्वज से मिलते समय कौन सी छिपकली लापरवाही से उसके पास आने की हिम्मत करेगी? रोहा। लिटिल लाइट अचानक पलटी और लिन शिन की ओर तीव्र दृष्टि से देखने लगी। लिन शिन उसकी आंखों से निकलने वाली अशुभ चमक से चकित थी। बॉस, हाओयू क्या कर रहा है? हल्की हंसी के साथ लॉन्ग हाओचेन ने उत्तर दिया, वह कहता है कि वह छिपकली नहीं है, और कृपया उसकी तुलना उन घटिया सरीसृपों से न करें, अन्यथा वह तुम्हें नीचे फेंक देगा। लिन शिन ने जवाब में हंसते हुए कहा, ठीक है, हमारा हाओयू सबसे शक्तिशाली है। क्या सरीसृप, यहां तक कि एक विशाल अजगर भी इसकी तुलना में कुछ भी नहीं है। सत्य, चून की बूट चाटने के लिए कुछ पैसे खर्च करने की आवश्यकता नहीं थी। वह अपनी तारीफों में बहुत उदार था। कम से कम वह इस मामले में कंजूस तो नहीं था। एक बार उस पर छींटाकशी करने के बाद हाओयू ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। शायद ऐसा इसलिए था क्योंकि हाओयू का 5वां लिटिल पर्पल सिर अभी अभी रचा गया था। उसने वास्तव में कार्य को पूरा करने में ज्यादा ऊर्जा नहीं लगाई, केवल अपनी क्षमता पर भरोसा किया। लिटिल पर्पल के रास्ता खोलने के तरीके बहुत सरल थे। वह अपना मुंह खोलकर कुछ सांस आगे छोड़ता। ये सांस उसकी आंखों के समान रंग की थी, गहरे बैंगनी रंग की। एक बार गुजर जाने के बाद, चाहे वे कितनी भी कठिन क्यों न हो, रास्ते की लताएं तुरंत पिघल जाती थीं, जिससे उसका रास्ता आसान हो जाता था। हालांकि लॉन्ग हाओचेन ने देखा कि यह लिटिल पर्पल हर बार बहुत गहरी सांसें ले रहा था। प्रत्येक सांस के साथ वह दलदल में केंद्रित कुछ ऊर्जा को अवशोषित करता हुआ प्रतीत होता था, और जैसे ही वह उसे बाहर उगलता था, फैलती हुई जहरीली धुंध और अधिक शक्तिशाली हो जाती थी। हालांकि लॉन्ग हाओचेन निश्चित रूप से यह नहीं बता सका कि लिटिल पर्पल की ताकत अन्य प्रमुखों से अलग थी। अगर इस जहर विशेषता का अच्छी तरह से उपयोग किया जाता, तो शायद यह अन्य विशेषताओं की तुलना में बहुत अधिक भयानक हो सकती थी। कुछ ही महीनों के भीतर हाओयू ने जो दूरी तय की वह लॉन्ग हाओचेन के समूह द्वारा तब तक तय की गई कुल दूरी से पहले ही अधिक थी। जैसे जैसे वे दलदल में गहराई तक चले गए, उन सभी को संभलने का समय मिल गया। हाओयू की चौड़ी पीठ 1 दर्जन मीटर से अधिक लंबी थी। हालांकि वे सातों नीचे बैठे थे, फिर भी उससे बिल्कुल भी घुटन महसूस नहीं हुई। ये सिर्फ सुरक्षा के लिए था कि लॉन्ग हाओचेन ने खुद को करियर के करीब रखा, परिणामस्वरूप वे दोनों अपेक्षाकृत करीब थे। अभी भी आगे बढ़ते हुए दलदल की गहराई में प्रवेश करने से पहले हाओयू आधे घंटे तक इधर उधर भागता रहा। हाओयू का शक्तिशाली समर्थन वास्तव में सड़क पर प्रभावी था। उनके प्रकट होने से पहले 3 गुना अधिक समय होने पर भी वे अभी तक यहां नहीं पहुंचे होंगे। घने लता क्षेत्र से गुजरने के बाद एक छोटी सी झील दिखाई दी। ये झील गहरी नहीं थी और लॉन्ग हाओचेन को यहाँ की भूमि काफी गंदी लगी, जो झील के उथलेपन का प्रमाण है। तब तक हाओयू के लिए अपनी बढ़त रोकने का ये पहला मौका था। उनके 5 सिरों ने चारों दिशाओं में देखा, पहली बार अपने कार्यों में कुछ झिझक दिखाई दी। चूंकि लॉन्ग हाओचेन को हाओयू से आने वाले डर का एहसास हो गया था, इसलिए उसे भी बेचैनी महसूस होने लगी।
अपनी पिंडली में कंपन के साथ लॉन्ग हाओ चेन चिल्लाया, हर कोई लड़ाई के लिए तैयार हो जाओ। आसपास सावधान रहें। ठीक इसी समय एक कॉल के कारण कईर ने अचानक एक दिशा की ओर देखा। अवचेतन रूप से और उसके अचानक दबाव को महसूस करते हुए लॉन्ग हाओचेन ने ध्यान से उस दिशा की ओर देखा। ठीक उसी क्षण एक मोटी दोलनशील किरण चमकी। प्रकाश की यह चमक बहुत तेजी से घटित हुई, मानो वह झील की सतह के करीब फंस गया हो। वह ठंडी किरण एक तेज तलवार से भी तेज चली। हाओयू ने अचानक धीमी दहाड़ मारी, जिससे उसका शरीर आगे की ओर बढ़ गया। लॉन्ग हाओचेन को उस धीमी चीख से दर्द का एहसास हुआ। वह तुरंत हाओयू की पीठ से नीचे कूद गई। एक सुनहरी छाया हाओयू की पीठ पर रहकर उससे अलग हो गई। तभी ऊर्जा की एक घूमती हुई किरण अचानक हाओयू के मोटे सामने वाले दाहिने पैर से टकराए। कोई देख सकता है कि उसके पैर की पपड़ी कटी हुई है, जिससे अंदर की नस बाहर आ रही है। हालांकि ये घाव अभी भी आश्चर्यजनक गति से ठीक हो गया था। हालांकि लॉन्ग हाओचेन हाओयू के तराजू की कठोरता का परीक्षण करने के लिए संभवतः अपने स्वयं के हमलों का उपयोग नहीं कर सकता था। वह और हाओयू लंबे समय से एक साथ लड़ रहे थे। उसे हाओयू की रक्षात्मक शक्ति की काफी समझ थी, जबकि हाओयू की बाहरी आध्यात्मिक ऊर्जा के बल पर उसे अपने विकास से पहले ही 10,000 इकाइयों को पार कर लेना चाहिए था। इसके विकास के बाद इसे 2 बार हासिल किया जा सकता था। इन परिस्थितियों में उसकी सुरक्षा को तुरंत तोड़ने के लिए उसे चकमा देने या खुद को अनुकूलित करने का कोई मौका नहीं मिला। इसके लिए किस स्तर की ताकत आवश्यक थी? ठीक इसी समय लॉन्ग हाओचेन की पुतलियां अचानक फैल गईं, क्योंकि उसने देख कि छोटी सी साफ झील से अचानक कई दर्जन दोलनशील किरणें भरी हुई थीं, जिनकी संख्या 100 के करीब थी। सभी हाओयू की दिशा में चली गईं। अत्यधिक गति तक पहुंचने पर यह नग्न आंखों के लिए अदृश्य था। हाओयू! लॉन्ग हाओचेन उन्मत्तता से चिल्लाया। इस बीच प्रकाश की देवी आर्या तरंगित हो गई और प्रकाश के अनगिनत बिंदुओं ने हवा को ढक दिया। इस हमले ने लॉन्ग हाओचेन के किसी भी प्रयास को नहीं छोड़ा, न केवल निहित आध्यात्मिक ऊर्जा की मात्रा में, बल्कि हमले की गति और हमले की सीमा चरम स्तर तक पहुंच गई। वह दानव स्वीपिंग फ्लैश था। हाओयू ने धीमी गर्जना की, अचानक अपने दोनों विशाल पंखों को अपनी तरफ फैलाया और उन्हें जोर से फड़फड़ाया, जिससे उसका शरीर हवा में उछल गया। हाओयू शांतिवादी नहीं था, और जैसे ही उसका शरीर हवा में उठा, उसके 5 बड़े सिरों पर 5 सांसें पहले ही छोटी झील की दिशा में चली गईं। गड़गड़ाहट की आवाज के बीच लॉन्ग हाओचेन को ऐसा लगा जैसे उसे एक विशाल हथौड़े से कुचल दिया गया हो, और यहाँ तक कि प्रकाश की देवी एरिया जैसे शक्तिशाली हथियार ने भी दयनीय आवाजें निकाली। एक विशाल प्रतिक्रिया बल सीधे लॉन्ग हाओचेन के शरीर पर उतरा, जो पीछे की ओर उड़ रहा था, लेकिन वह फिर भी हाओयू को डेमन स्वीपिंग फ्लैश के माध्यम से उड़ने से रोकने में कामयाब रहा। भीड़ भरी आवाज निकालते हुए लॉन्ग हाओचेन का चेहरा बहुत पीला पड़ गया था, और सोल बाइंडिंग चेस की सुनहरी रोशनी 64वें कमांडर ग्रेट डेमन हंट स्क्वाड के सभी के सामने दिखाई दी। उस ठंडी रोशनी में लॉन्ग हाओचेन को जाने देने की इच्छा का कोई निशान नहीं दिखा, और उसके पास से फिसलते हुए उस पर वार किया। हाओयू को घायल करने वाली शक्तिशाली विनाशकारी शक्ति के सामने लॉन्ग हाओचेन के गौरवशाली संत कवच विरोध करने में असमर्थ थे। हालांकि ठीक इसी क्षण लॉन्ग हाओचेन का शरीर चला गया। हलार से एक सफेद चमक हवा में आ गई। उन सफेद चमक के हमले से बाल बाल बच गई। सभी को अपनी पीठ पर ठंडा पसीना महसूस हुआ। महत्वपूर्ण बात यह थी कि यह खतरनाक स्थिति अभी शुरू ही हुई थी। जब हाओयू पर हमला किया गया तब से लेकर जब लॉन्ग हाओचेन नीचे कूदा, पूरी प्रक्रिया में केवल कुछ सांसों का समय लगा। अगले ही पल एक जोरदार विस्फोट हुआ और 5 सांसें शोर मचाते हुए छोटी झील में गिर गईं। 5 विनाशकारी तात्विक विस्फोटों ने पूरी छोटी झील को उलट पुलट कर दिया। ये छोटी झील केवल 1 या 2 मीटर व्यास तक पहुंची। आध्यात्मिक ऊर्जा के बड़े पैमाने पर उतार चढ़ाव पागलपन से फैल गए, और हवा के फैलाव में घूमते हुए बिजली के बोल्टों की एक लहर एक के बाद एक निकलती गई। इस अवसर पर भरोसा करते हुए अंततः सभी ने स्पष्ट रूप से देखा कि वे दोलन किरणें कहां से थीं। लॉन्ग हाओचेन ने जमकर अपनी छाती सीधी की, जिससे उसके शरीर को बार बार झटका महसूस हुआ। यदि उसने येटिंग को हाओयू की पीठ पर बैठाने के लिए पहले से तैयारी नहीं की होती, तो पवित्र आत्मा स्टोव के आकर्षण कौशल ने इस बार बचना लगभग असंभव बना दिया होता। ऐसा इसलिए था क्योंकि उन्हें अपने आध्यात्मिक पंथ जारी करने का समय दिया गया था। आखिर वह कैसा राक्षस है? चाहे वह लॉन्ग हाओचेन हो या उसके अन्य साथी, किसी ने भी उस जादुई जानवर को नहीं पहचाना जिसने उन पर घात लगाकर हमला किया था। अध्याय 426 सिएरा स्ट्राइप्स भाग 2। ये राक्षस सचमुच साधारण थे। उनमें से प्रत्येक निर्माण में बड़ा नहीं था, केवल लगभग 2 मीटर की लंबाई तक पहुंच गया।
वे किसी प्रकार की मछली की तरह दिखते थे, पूरी तरह से सपाट और वास्तव में चौड़े नहीं, लगभग 1/3 मीटर चौड़े। उसका शरीर दुबला पतला था, परंतु उसका रूप अत्यंत भयंकर था। इसके सिर के शीर्ष पर 1 मीटर तक फैला हुआ एक तेज चूड़ा था। उदास दलदल के अंधेरे में उसकी आरी की चमक से एक शानदार रोशनी निकली। वास्तव में ये चीज 2 मीटर की लंबाई तक पहुंच गई, लेकिन इसके सिर पर लगे आरी ने इसकी लंबाई 1 मीटर तक ले ली, जिससे इसके शरीर की लंबाई आधी हो गई। कैसी भयानक काया थी वह! उसकी पीठ पर एक बड़ा पंख उसके शरीर को ऊर्जावान रूप से धकेलता है। और इसके अलावा इनमें से प्रत्येक राक्षस मछली ने आध्यात्मिक ऊर्जा के भयानक उतार चढ़ाव उत्पन्न किए। यह आध्यात्मिक ऊर्जा एक प्रकार की थी जिसे लॉन्ग हाओचेन ने पहले कभी नहीं देखा था। एक सामान्य जलीय जादुई जानवर के जल तत्व से बिल्कुल अतुलनीय, क्योंकि इसमें कुछ प्रकार के वायु और अंतरिक्ष तत्व मिश्रित थे, या शायद ये दोनों का मिश्रण था। जिस क्षण ये राक्षस मछलियां प्रकट हुईं, उनमें स्पष्ट रूप से वायु तत्व की गति थी, क्योंकि उनके शरीर पर उनके राक्षसी आरी स्थानिक विशेषता उतार चढ़ाव उत्सर्जित करते थे। इस वजह से उनका आक्रमण बहुत बड़ा था। उन्होंने जो प्रयोग किया वह स्पेस स्लैश था। अभी अभी ये दर्जनों राक्षसी मछलियां सबके सामने आ गईं। हाओयू के 5 मौलिक बहिराज के तहत राक्षस मछली ने हवा को एक सफेद तरल से भर दिया और उनमें से अधिकांश हानिकर रहे। उसकी अत्यधिक चमकदार त्वचा से हल्की चांदी जैसी चमक फैलती हुई देखी जा सकती थी। बमबारी के परिणामस्वरूप उनके शरीर पुनर्जीवित हो गए और वास्तव में उन्हें कोई नुकसान नहीं हुआ। जादुई जानवरों की दोहरी विशेषता होने के नाते स्थानिक और हवा में उसका सबसे भयानक पहलू उसकी आक्रामक शक्ति थी, लेकिन न तो उसका बचाव और न ही उसकी गति हंसने लायक थी। तो इस प्रकार के जादुई जानवर अभी भी उदासीन दलदलों में मौजूद थे। और इससे भी अधिक भयानक बात यह थी कि वे एक समूह में रह रहे थे। वास्तव में इस झील में इनकी संख्या 100 से अधिक होनी चाहिए। लॉन्ग हाओचेन ने हौंफते हुए तुरंत 2 इटर्नल मेलोडी सेंट गार्ड्स को बुलाया और उनसे इन राक्षसों की पहचान कराई। दोनों संत रक्षक उत्साहित दिख रहे थे, क्योंकि उन्होंने एक साथ एक ऐसे नाम का उल्लेख किया जो सभी के लिए अज्ञात था। सियराधारिया। कितना आश्चर्य है! क्या ये प्रजाति बहुत पहले ही विलुप्त नहीं हो गई है? यहाँ कोई कैसे हो सकता है? ये 2 ताकतवर लोग आमतौर पर कोई भावना नहीं दिखाते थे, लेकिन अब वे स्पष्ट रूप से बहुत आश्चर्यचकित थे। लॉन्ग हाओचेन ने पूछा, 100 रे क्या है? 11वें गार्ड संत ने कुछ भय से भरी आवाज में उत्तर दिया, वे भयानक जादुई जानवर हैं। उनकी व्यक्तिगत ताकत वास्तव में बहुत अधिक है, 8वें कदम वाले जादुई जानवर के बराबर, और इसके अलावा वे आमतौर पर समूहों में मिलते हैं। इसकी विनाशकारी शक्ति बहुत अधिक है। इसकी सबसे अनोखी विशेषता इसके सिर पर सींग है। हालांकि यह उसके शरीर का एक हिस्सा है, फिर भी यह उसका सबसे भयानक हथियार है। ये जादुई जानवर जमीन और समुद्र पर डरावने हैं। उसकी सबसे बड़ी कमजोरी उसकी उड़ने में असमर्थता है, लेकिन उसकी छलावरण क्षमताएं भी असाधारण हैं। यहाँ तक कि उड़ने की क्षमता रखने वाले जादुई जानवरों और इंसानों को भी उड़ने का समय दिए बिना ही बहुत आसानी से मारा जा सकता है। प्राचीन समय में इन जादुई जानवरों की अत्याचारी उपस्थिति थी, लेकिन बाद में अपने शिकारी विशाल ड्रैगन का सामना करने पर उन्हें विनाश का सामना करना पड़ा। मुझे वास्तव में इस जीवन काल में कुछ मिलने की उम्मीद नहीं थी। इसके अस्तित्व का ज्ञान प्राचीन पुस्तकों से ही होता है। इस जानकारी पर लॉन्ग हाओचेन हौंफने लगा। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि ये राक्षस इतने शक्तिशाली हैं, इसलिए वे वास्तव में 8वें चरण के जादुई जानवर थे। वह जादुई जानवरों का 108वां चरण था। यदि उन्हें उड़ने की क्षमता का उपहार दिया गया था, तो उनका एकमात्र विकल्प अपने साथियों को टॉवर ऑफ इटर्निटी तक वापस ले जाना होगा, क्योंकि वे उस खतरे का विरोध करने के लिए पर्याप्त मजबूत नहीं थे। इस समय नीचे सियरा रायस एक के बाद एक दहाड़ रहे थे। उनकी दहाड़ें अविश्वसनीय रूप से तेज नहीं थीं, लेकिन उनमें गहरी प्रतिध्वनि थी। हाओयू ने अपने शक्तिशाली विस्फोट से कुछ ही समय पहले जिन सॉरेज को मारा था, उनकी संख्या लगभग 3 थी और कुछ घायल हो गए थे। वे सभी 8वें चरण पर हैं। यदि यह एक बनाम एक होता, तो हाओयू उनसे कहीं अधिक मजबूत होता। लेकिन जब उसे इतनी मात्रा में 100 किरणों का सामना करना पड़ा, तो हाओयू केवल फंस गया। हालांकि हाओयू को चिढ़ाना इतना आसान नहीं था। अपने आश्चर्यजनक हमले से घायल होने के अलावा, लॉन्ग हाओचेन के उजागर होने के नश्वर खतरे को जोड़ने के अलावा, वह पूरी तरह से गुस्से में था। लगातार वह बार बार नीचे की छोटी झील की ओर थूकता रहा, खासकर नवजात लिटिल पर्पल के लिए। वह जहरीली धुंध अत्यधिक जहरीली थी, जिससे 64वें कमांडर ग्रेट डेमन हंट स्क्वाड के सदस्य भी इस दृश्य को देखकर चिंतित हो गए। हालांकि सॉरेज वास्तव में कठोर प्राचीन प्राणी कहलाने के योग्य थे।
उनके पास विशेष प्रतिरोध तकनीकें थीं जो उनके साथ एक बवंडर बनाती थी। नारी कोई स्पष्ट रूप से बैंगनी सफेद वृत्तों को बाहर की ओर फैलता हुआ देख सकता है जो हवा भर रहे हैं और एक बड़े क्षेत्र को कवर करते हुए एक सुरक्षात्मक चांदी सफेद गुंबद का रूप ले रहे हैं। इस बीच इससे भी अधिक विचित्र बात यह थी कि हाओयू की बमबारी के कारण झील दलदली हो गई थी, लेकिन फैलती चांदी की रोशनी से उसने तुरंत अपना साफ रंग प्राप्त कर लिया, जैसे कि सारा जहर आकाश में उड़ रहा हो। सत्य, यदि उनमें जहर का विरोध करने की क्षमता नहीं होती तो ये 100 किरणें मृत्यु की इस भूमि पर जीवित नहीं रह पाती। हालांकि हाओयू के प्रोजेक्टाइल शक्तिशाली थे, लेकिन वे एक इकाई के रूप में काम करने वाली इतनी सारी 100 किरणों के खिलाफ प्रभावी नहीं थे। वह उन्हें केवल एक एक करके उड़ा सकता था और यह एक कुशल हमले के रूप में सामने नहीं आया। संयोग से हाओयू के पास ये 5वां जहर तत्व वाला सिर था। वर्तमान में हाओयू के शरीर से आने वाली आभा से उनके आसपास की घनी जहरीली धुंध दूर हो गई थी। जैसा कि कोई अच्छी तरह से कल्पना कर सकता है, अगर लॉन्ग हाओचेन का समूह अपने पंखों के माध्यम से हवा में उड़ता, भले ही वे जहर का विरोध करने में सक्षम होते, तो उनकी आध्यात्मिक ऊर्जा जल्दी ही खर्च हो जाती। इसलिए ये कहना मुश्किल होगा कि क्या वे जहरीली धुंध से बच पाएंगे। इसके अलावा किसने कहा कि जहरीली धुंध के अलावा कोई अन्य शक्तिशाली दुश्मन नहीं होगा। हाओयू के 5 बड़े सिर लगातार रोश की चीखें निकाल रहे थे, जाहिर तौर पर इन सौरेज के आश्चर्यजनक हमले से नाराज थे। उसकी पीठ पर लगे विशाल पंख लगातार फड़फड़ा रहे थे और उसके शरीर के चारों ओर आध्यात्मिक ऊर्जा का उतार चढ़ाव लगातार मजबूत होता जा रहा था। लॉन्ग हाओचेन ने हाओयू की पीठ थपथपाई और उसे सांत्वना देते हुए कहा, उन्हें रहने दो। यह आपका घर है, हम बस उड़ान भरेंगे और बस इतना ही। हालांकि हाओयू अनिच्छुक था, वह लॉन्ग हाओचेन की इच्छा के विरुद्ध नहीं जाएगा। घृणा की भावना के साथ उसने अपने दोनों पंखों को अपनी पीठ पर आगे की ओर फड़फड़ाया, लैंडिंग स्पॉट खोजने से पहले और फिर आगे बढ़ने से पहले आकाश से इस झील को पार करने की योजना बनाई। आखिरकार आकाश में उड़ते हुए जब तक वह अपनी पीठ पर 7 लोगों को ले जाता है और जहर के प्रति उसका प्रतिरोध बना रहता है, तब तक उसके लिए जहर बहुत खतरनाक होता है। हालांकि लॉन्ग हाओचेन के समूह के चेहरों का रंग जल्दी ही बदल गया, क्योंकि वे 100 किरणें जो मूल रूप से झील में रहती थीं, अप्रत्याशित रूप से हाओयू के पीछे चली गईं। उन्होंने उन्हें जाने देने की इच्छा का कोई संकेत नहीं दिखाया। ये सियरा किरणें क्या कर रही हैं? लॉन्ग हाओचेन चकित रह गया। उनके पास ये स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था कि यदि वे जमीन पर उतरे तो वे वास्तव में इन सियरा किरणों का मुकाबला नहीं कर पाएंगे। चाहे वह शारीरिक, आध्यात्मिक ऊर्जा या आक्रमण शक्ति हो, वे वास्तव में इतने सारे सियरा स्ट्राइप्स का मुकाबला नहीं कर सकते थे। 11वें होली गार्ड ने बताया, लास रेयस सियरा एक समूह में रहते हैं और उनमें बहुत अच्छी एकजुटता है। यही कारण है कि उनमें विशेष रूप से गहरी नाराजगी है। पहले तुमने उनके एक साथी की हत्या कर दी थी, इसलिए वे इस पर बात नहीं जाने देंगे। लॉन्ग हाओचेन ने एक शांत मुस्कान दिखाए, वे शायद इस तरह दूसरे की देखभाल करने में सक्षम हो सकते हैं, लेकिन मुझे डर है कि उन्होंने गलत लक्ष्य चुन लिया। इतनी देर तक आगे बढ़ने के बाद हमें आराम करना चाहिए। आइए चलें और अनंत काल के टॉवर पर लौटें। किसी नेतृत्व का अनुसरण करने के लिए आपको एक लक्ष्य की आवश्यकता होती है, इसलिए जब ये सौरेज अपना लक्ष्य खो देते हैं तो वे और क्या कर सकते हैं? अपने निवास स्थान पर लौटने के अलावा और कुछ नहीं। प्रकाश की एक चमक दिखाई दी जो धीरे धीरे चारों ओर फैल रही थी, जिसने हाओयू की विशाल आकृति को ढक लिया। लुप्त होते हुए और अगले ही पल में लॉन्ग हाओचेन के समूह को टॉवर ऑफ इटर्निटी की पहली मंजिल पर ले जाया गया। अनंत काल के टॉवर पर लौटते हुए सभी ने आखिरकार अपनी सांसें छोड़ दी। कम से कम यहाँ उन्हें शांति महसूस हुई और उन्हें कुछ भयानक प्राणियों के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं थी जो अचानक मृत्यु की भूमि से उनका पीछा कर रहे थे। हालांकि लॉन्ग हाओचेन सौरेज के बारे में काफी उत्सुक रहे। दोनों संत रक्षकों से पूछकर उन्होंने इस प्रजाति के संबंध में कुछ जानकारी प्राप्त की। सौरेज वास्तव में दुर्जय प्राणी थे। यदि उड़ने में असमर्थ होने की उनकी कमजोरी न होती तो वे उस समय से भी अधिक समय तक महाद्वीप के तानाशाह बने रहते। उनमें दोहरे तत्व होने का कारण उनका शरीर था। इसके सींग में स्थानिक विशेषता थी, जबकि इसके शरीर में वायु विशेषता थी। ये दोनों विशेषताएं एक दूसरे की पूरक थीं, जिससे उसकी आक्रमण गति जबरदस्त हो गई। हाओयू पहले से ही इतना भाग्यशाली था कि वह अपने अचानक हमले और अपर्याप्त बचाव के कारण कुछ सौरेज को मारने में सक्षम था। इन दो पवित्र रक्षकों के आधार पर इन दलदलों में भले ही कुछ 10वें चरण के वन बोआ हों, वे सियरा किरणों के इस समूह के क्षेत्र पर लापरवाही से आक्रमण करने की हिम्मत नहीं करेंगे।
वस्तुतः आक्रमण शक्ति की दृष्टि से इसका सीन किसी साधारण पौराणिक हथियार से कमतर नहीं था। इसी प्रकार 100 किरणों की महान शक्ति के कारण इनमें से प्रत्येक 100 किरणों के शरीर को एक मूल्यवान खजाना कहा जा सकता है। सबसे पहले चूंकि सौर्य के शरीर में दो तत्वों की निरंतर तरंगों को प्राप्त करने की क्षमता थी, इसलिए यह प्रतिरोध में सामान्य जादुई जानवरों की तुलना में बहुत मजबूत था। बेशक ये हाओयू जैसे दोनों तत्वों को नियंत्रित करने वाले राक्षस की तुलना में परे रहा। सौर्य का सबसे सख्त हिस्सा उसका सींग नहीं, बल्कि उसकी पीठ का केंद्र था, जिसमें फर की 3 चांदी सफेद परतें होती थीं, जो इसे बेहद सख्त बनाती थीं। अगला उसका सींग था, जो परिष्कृत किए बिना अपने सरल रूप में कम से कम गौरवशाली स्तर पर पहले से ही अंतरिक्ष तत्व उपकरण का एक टुकड़ा था। और इसमें पौराणिक स्तर के समान ही आक्रमण शक्ति होगी, लेकिन मानव हाथों में इस सींग की शक्ति थोड़ी कम होगी। हालांकि अगर इस सींग को संसाधित किया गया तो क्या होगा? 11वें सेंट गार्ड ने लॉन्ग हाओचेन को बताया कि प्राचीन काल के सभी हथियार जो 100 रेहॉन से बनाए गए थे, वे पौराणिक स्तर की वस्तुएं थीं। शीर्षक 427 सिएरा स्ट्राइप्स भाग 3। 100 स्ट्राइप्स के जादुई क्रिस्टल अन्य जादुई जानवरों के समान नहीं थे। उनके जादुई क्रिस्टल में एक विशेष शक्ति थी, जिसे डिस्पेल कहा जाता था। किसी भी जहर और नकारात्मक प्रभाव को दूर करने और शरीर को शुद्ध रखने में सक्षम आध्यात्मिक ऊर्जा के इनपुट के साथ यह इन प्रभावों को एक निश्चित सीमा में प्रदर्शित करेगा। इसने इसे एक मूल्यवान खजाना बना दिया, जिसका यदि अच्छी तरह से उपयोग किया जाए तो ये किसी भी जादुई जानवर या जहरीले गुण वाले दुश्मन को रोक देगा। और इसके अलावा अंधेरे तत्व का क्षरण भी कुछ हद तक प्रभावित होगा। नतीजतन सिएरा रायस के शव मूल्यवान खजाने थे। बेशक इन जादुई जानवरों में से एक को मारने के लिए एक सुविचारित योजना आवश्यक थी। ये कैसे के लिए थावे द्वेष रखते थे। अपने दुश्मनों की हत्या करने के लिए 100 रेस को आमतौर पर केवल एक छोटे से सेकंड की आवश्यकता होगी। और 2 पवित्र रक्षकों के विश्लेषण के आधार पर इस झील के अंदर इतनी सारी सिएरा किरणें हैं, एक विशेष रूप से शक्तिशाली सिएरा रे शायद अंदर रह रही होगी। बात सिर्फ इतनी थी कि वह पहले नहीं दिखे। 8वें चरण को पार करने के बाद वह और भी उच्च श्रेणी का 100 रे बन गया, जिसका सबसे भयानक पहलू उसकी तत्काल टेलीपोर्टेशन क्षमता थी। ठीक है, भले ही यह उड़ान में समान रूप से अक्षम था, टेलीपोर्टेशन कौशल की अधिकतम दूरी का एक निश्चित अनुमान लगाने की हिम्मत कौन करेगा? यदि यह उन पर आश्चर्य से हमला करने के लिए था, तो जरा सोचिए, जब उन्होंने एक साधारण सिएरा रे का तेज सींग देखा था, तो इस प्रकार के राजा सिएरा रे का सींग आतंक के किस स्तर तक पहुंच गया होगा। लॉन्ग हाओचेन हैरान लग रहा था, लेकिन उसके बगल में खड़े सहयोगियों में से एक की नजर उत्तेजित थी। उसका चेहरा थोड़ा सामान्य लाल हो गया था और उसकी सांसें कुछ तेज थीं। मुझे गलत मत समझो, वह कयर नहीं था, बल्कि वांग युवान था, जो गिरने वाला था। और इसमें कोई आश्चर्य नहीं था कि वांग युवान की ऐसी प्रतिक्रिया होगी। सभी व्यवसायों में उनकी स्थानिक विशेषता बहुत कम देखी जाती थी। स्थानिक विशेषता वाले उपकरण और भी दुर्लभ थे, और यही कारण था कि लॉन्ग हाओचेन किसी अन्य से पहले अपने लिए उपकरण खरीदने को प्राथमिकता देना चाहती थी। ये सुनकर कि इन 100 रेज में शक्तिशाली सींग हैं, वांग युवान के लिए इनका लालच न करना थोड़ा अजीब होगा। उसके पास डिवाइन सोल शील्ड धारकों की वंशावली थी, जिससे वह इसे एक हथियार के रूप में उपयोग करने में सक्षम थी, लेकिन ये केवल एक शक्तिशाली हथियार था और इससे अधिक कुछ नहीं। डिवाइन सोल शील्ड की अपनी सीमाएं थीं, और वांग युवान ने इसे समझा। ये हथियार निश्चित रूप से अपराध और रक्षा को अच्छी तरह से जोड़ता है, लेकिन स्थानिक विशेषता के साथ संयोजन में इसका उपयोग करना वास्तव में कठिन था। विशेष रूप से इसमें विशेष क्रिस्टल मिलाए जाने पर इसका वजन बढ़ना जारी रहेगा। लंबी लड़ाई के समय में वांग युवान अपनी पूरी शक्ति दिखाने की हिम्मत नहीं करेगा। सच में डिवाइन सोल शील्ड वारिस वंश ने कथित तौर पर इस हथियार का इस्तेमाल नियमित कार्ड के रूप में नहीं, बल्कि अंतिम कार्ड के रूप में किया था। युवान, मैं आपके विचारों को समझता हूँ। चिंता मत करो, हम कुछ सोचेंगे और यदि संभव हुआ तो निश्चित रूप से हम इतना अच्छा मौका जाने नहीं देंगे। हाँ, वांग युवान ने उन्हें अपनी सहमति दी। हालांकि वह शांत नहीं रह पा रही थी, उस पल उसने और कुछ नहीं कहा। आखिरकार 100 किरणें वास्तव में खतरनाक थीं। लॉन्ग हाओचेन ने अपने साथियों को इकट्ठा किया, उन सभी ने सिएरा किरणों के लाभों के बारे में सुना। ये कहा जा सकता है कि उनके शरीर के सभी अंग खजाना हैं। यदि संभव हो तो मैं कुछ सिएरा किरणों को पकड़ना चाहता हूँ। इससे न केवल युवान को फायदा होगा, बल्कि गठबंधन को मजबूत करने में भी मदद मिलेगी। अगर इसे बेचा जाता है तो हम इससे योगदान अंक अर्जित करेंगे, जिससे हमें दूसरों के लिए अच्छे उपकरण मिल सकेंगे।
लॉन्ग हाओचेन को कुछ और कहने की जरूरत नहीं थी, उन सभी की नजरें चिंतित थीं। फॉरेस्ट बोआ के खिलाफ अपने मैच के समय उन सभी के विचार समान थे कि चूंकि उन्हें प्राचीन काल के दुर्लभ प्राणियों से मिलने का मौका मिला था, इसलिए वे इतने सारे लाभों को छोड़ने के लिए अनिच्छुक थे। दानव हत्यारे ऐसे प्राणी थे जो अन्य जीवित प्राणियों के खून से विकसित हुए थे और मजबूत हुए थे। उनकी सत्ता उनके लिए सदैव सर्वोच्च प्राथमिकता रहेगी। उन्हें बोआज डेल बोस्क नहीं मिला, लेकिन अब रेयास सियरास उनके सामने थे। फिलहाल हमें आगे की रणनीति पर चर्चा करनी है। मुख्य बिंदु ये है, सबसे पहले हमारे लिए जोर देने वाला सबसे महत्वपूर्ण पहलू सुरक्षा है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि सियरा किरणें हमें कितना बड़ा लाभ पहुंचाती हैं, हमें इसका लक्ष्य इस आधार पर रखना होगा कि हर कोई सुरक्षित लौट आए। लॉन्ग हाओचेन दृढ़ और दृढ़ थे, क्योंकि वह कम से कम अपने साथियों को लाभ के लिए अनावश्यक जोखिम उठाते देखना चाहते थे। तदनुसार उन्होंने इस बात पर विशेष रूप से बल दिया। तभी उसकी नजर अपने साथियों पर पड़ी। उन्हें इसका अनुमोदन करते देखने के बाद उन्होंने बोलना जारी रखा, तो इसके बाद जो होगा वह सख्त योजना होगी। साधारण सौरेस पहले से ही 8वें चरण के जादुई जानवर हैं, लेकिन एक सौरे किंग संभवतः फॉरेस्ट बोआकिन की तरह ही होगा, जो एक शक्तिशाली 10वें चरण का जादुई जानवर है। यह ऐसी चीज नहीं है जिससे हम अपनी वर्तमान स्थिति में निपट सकते हैं। क्या हमें उनके राजा राया सियरा से युद्ध करना चाहिए? हमारी ओर से हताहत होने की बहुत अधिक संभावना होगी। नतीजतन हम अभी केवल साधारण सियरा किरणों को ही लक्षित कर सकते हैं। हमारे लिए सबसे अच्छी स्थिति यह होगी कि सियरा रायस के इस समूह के पास कोई राजा न हो। हालांकि तैयार रहने से कोई नुकसान नहीं होता, हमें किंतु परंतु की स्थिति पर विचार करना होगा। आप सभी लोग अपने सुझाव दें, हम अपनी चाल बाद में उठाएंगे। इसके बाद आराम और पुनर्गठन का समय आया, जबकि उन्होंने चर्चा की। हालांकि समूह के अधिकांश लोग टावर ऑफ इटर्निटी में आध्यात्मिक ऊर्जा पुनः प्राप्त नहीं कर सके, लेकिन उन्होंने पहले बहुत अधिक ऊर्जा का उपभोग नहीं किया था। लेकिन मेलांचोली दलदल में प्रवेश करने के बाद हर कोई तनावग्रस्त हो गया और टावर ऑफ इटर्निटी उनके लिए आराम करने और आने वाली लड़ाई के लिए चरम स्थिति बनाए रखने के लिए एक प्रभावी स्थान बन गया। रणनीति पर सहमत होने के बाद लॉन्ग हाओचेन अपनी योजनाओं को पूरा करने के लिए सभी को मेलांचोली दलदल में वापस नहीं ले गया, बल्कि सभी को टावर ऑफ इटर्निटी की दूसरी मंजिल पर ले आया। हाओयू ने अपने विशाल पंख फैलाए, दूसरी मंजिल पर हल्के से दिखाई देने वाले बादलों पर तैर रही थी। वे सभी हाओयू की पीठ पर थे और सबसे ज्यादा परेशान जाहिर तौर पर कैर थी, जो अपनी बाकी यादों के साथ साथ इस जगह के बारे में सब कुछ भूल गई थी। पहले से ही यह जानने के बाद कि इस पहली दूसरी मंजिल पर कितनी बार प्रशिक्षण लेना है, सभी ने इसका उपयोग अपनी हवाई युद्ध रणनीति को प्रशिक्षित करने के लिए किया था। लेकिन जब तक उन्होंने टेम्पल अलायंस नहीं छोड़ा, तब तक उन्हें दूसरी मंजिल के अंतिम 2 परीक्षण पास करने थे और अपने साथियों को हवाई युद्ध में प्रशिक्षित करना जारी रखने के लिए लॉन्ग हाओचेन ने इन अंतिम 2 परीक्षणों के मामले को अलग रख दिया था। हालांकि अब वह दूसरे निर्णय पर आए। हाओयू लॉन्ग हाओचेन के नेतृत्व में आकाश में आगे बढ़ रहा था, क्योंकि आसपास के बादल उसके रास्ते में बह गए थे। दूर से एक विशाल सुनहरी मूर्ति धुंधली दिखाई दे रही थी। जिन चौकियों से वे पहले गुजरे थे वे दोबारा दिखाई नहीं दी और उस मूर्ति को देखकर लॉन्ग हाओचेन ने हाओयू को आगे बढ़ने से रोक दिया। सिमा जियान ने सवाल उठाया, बॉस, क्या हम अब प्रशिक्षण जारी रखेंगे? लेकिन खर्च की गई आध्यात्मिक ऊर्जा को पुनः प्राप्त करना कठिन होगा। लॉन्ग हाओचेन ने अपना सिर हिलाया। तिरस्कार से भरकर लिन शिन ने टिप्पणी की, बाल्दी, आपके पास दिमाग के लिए मिट्टी है। क्या आप मुखिया की मंशा नहीं समझते? मुखिया चाहते हैं कि हम समग्र रूप से अपनी ताकत बढ़ाएं। अच्छी तरह देखो। लॉन्ग हाओचेन ने आगे कुछ नहीं बताया। अपनी पीठ पर 4 पंख फैलाने से पहले वह मुस्कुराया, जो पहले से ही उड़ रहा था। उसके हाथों में तरंगित प्रकाश और प्रकाश की देवी आर्या एक साथ प्रकट हुई और उड़ान के क्षण में उसकी आंखों की दृष्टि अचानक तेज हो गई। इससे ठीक पहले कि वह 20 मीटर के निशान पर था, अचानक कहीं से एक हरे रंग की रोशनी दिखाई दी, जिसके बाद हवा में एक कंकाल की ध्वनि रहित उपस्थिति दिखाई दी। ये कंकाल काफी विचित्र लग रहा था। निर्माण में 11वें सेंट गार्ड से थोड़ा छोटा था और उसकी पीठ पर लॉन्ग हाओचेन की तुलना में 2 अधिक पंख थे। उसके शरीर के अंदर हरी आग की चमक के साथ उसमें से एक तीव्र हरी रोशनी निकली। कोई अपने चारों ओर तीव्र पवन तत्व को घूमता हुआ देख सकता था। इस कंकाल के हथियार भी अस्तित्व में मौजूद किसी भी हथियार से अलग, काफी खास थे। ये 2 एस आकार के खंजर थे, जिनका रंग भी हरा था। हथियारों की नोक पर एक शंकु के आकार का बिंदु देखा जा सकता था। बिना किसी संदेह के सीधे हमले की स्थिति में ये हथियार वास्तव में विनाशकारी होगा।
उसकी दोनों आंखों में एक आकर्षक हरे रंग की पुकार बुरी तरह से स्पंदित हो गई। उसके शरीर को भ्रामक दिखने में लगभग एक पल का समय लगा। इस कंकाल से बहुत परिचित होने के कारण हर कोई समझ गया कि ऐसा नहीं था कि वह गायब हो गया था, बल्कि यह था कि वह थोड़े से समय में चरम सीमा तक तेज हो गया था, किसी भी क्षण अपनी गति को पूरी तरह से विस्फोट करने के लिए तैयार था। ठीक है, ये हरा कंकाल एक बिजलीगर की आत्मा थी, दूसरी मंजिल की रक्षा करने वाली एक शक्तिशाली इकाई। और जब हर कोई दूसरी मंजिल पर पहुंच गया तो उसका असली हवाई युद्ध प्रशिक्षक वही था। वह उत्कृष्ट वायु बंधुता वाला एक शक्तिशाली कंकाल था। इसे देखकर लॉन्ग हाओचेन समेत हर कोई कांप उठा। अतीत में इस हरे कंकाल द्वारा उनके साथ बहुत बुरा दुर्व्यवहार किया गया था। उनकी राक्षसी गति उनकी स्मृतियों में ताज़ा बनी रही। अपनी पीठ पर 4 पंख फैलाने से पहले और पवित्र अग्नि को अपने चारों ओर ऊपर उठने देने से पहले लॉन्ग हाओचेन ने सम्मानपूर्वक इस हरे कंकाल के सामने एक मानक शूरवीर सलामी दी। मेलानचोली दलदलों में 11वें और 12वें सेंट गार्ड ने अपनी योग्यता साबित करने के लिए अपनी ताकत और युद्ध रणनीति का इस्तेमाल किया, और जैसा कि लिन शिन ने कहा, लॉन्ग हाओचेन ने पहले से ही इस शक्तिशाली कंकाल पर काबू पाने के लिए अपनी तैयारी कर ली थी, जो संभवतः 10वां गार्ड सेंट था। परिणामस्वरूप उनकी टीम की ताकत बढ़ रही है। इन बेहद तेज सौरेज के सामने 10वें होली गार्ड की उपयोगिता निस्संदेह बहुत बड़ी होगी। यह उन योजनाओं का केंद्र था जो लॉन्ग हाओचेन के मन में थी। ये कुछ ऐसा था जो उनके दिमाग में तब आया जब लॉन्ग हाओचेन और उनके साथियों ने स्थिति के प्रतिकार पर चर्चा की। ठीक उसी क्षण जब लॉन्ग हाओचेन का शरीर आगे बढ़ा, हरे कंकाल ने अपनी हरकत की। एक अवर्णनीय दृश्य के साथ वह अत्यधिक गति में प्रकट हुआ, मानो उसने चलते ही सभी के मंच को कुचल दिया हो। पिछली लड़ाई में भी उसके साथ हवाई युद्ध की रणनीति सीखते समय हर कोई लगभग पूरी तरह से अपनी प्रवृत्ति और धारणा पर निर्भर था, क्योंकि उनकी आंखें हरे कंकाल की गतिविधियों का पालन करने में असमर्थ थीं। इससे पता चलता है कि वह कितनी भयानक थी। यह गति हरी रोशनी की हल्की चमक के साथ उसकी पीठ लॉन्ग हाओचेन की पीठ की ओर थी। उसने लॉन्ग हाओचेन की पसलियों को निशाना बनाते हुए एक मानक हत्यारे की पीठ पर 2 बार वार किया। वह हरा कंकाल पलटा तक नहीं, बस अपने खंजर को विपरीत दिशा में पकड़े रहा। उसी समय जब उन्होंने अभिनय किया, लॉन्ग हाओचेन भी चले गए। उसने वास्तव में चकमा देने की कोशिश नहीं की, बल्कि हरे कंकाल की तरह पीछे से जोर लगाकर निशाना साधा। अकेले उनके पास एक ही तलवार थी, 2 नहीं। हरे कंकाल से टकराने के तुरंत पहले उसके बाएं हाथ में तरंगित प्रकाश पहले ही पीछे की ओर पकड़ लिया गया था। अध्याय 428 कैसर की मृत्यु, भगवान की 7 कलाएं, भाग 1। हरा कंकाल सचमुच अत्यधिक गति से आगे बढ़ रहा था। लॉन्ग हाओचेन अच्छी तरह से समझते थे कि अगर उन्होंने इससे बचने की कोशिश की तो वह अपने प्रतिद्वंद्वी की लय में फंस जाएंगे और उसके बाद जीतना वाकई मुश्किल हो जाएगा। नतीजतन वह बच नहीं सका, लेकिन विरोध करने के प्रयास में सब कुछ दांव पर लगा दिया। हरे कंकाल की गति सचमुच भयानक थी। एक बार जब वह लॉन्ग हाओचेन के आंदोलन पैटर्न का आदी हो गया तो उसके हाथों में खंजर की जोड़ी अचानक फूट पड़ी। हरी रोशनी के 2 छींटे छोड़ते हुए उन्होंने वास्तव में हमला रोकने से पहले लॉन्ग हाओचेन के कवच में वार किया और आकाश में ऊपर उठने के लिए अपनी पीठ पर अपने 6 पंख फड़फड़ाए। फिर उसके बाएं पैर ने लॉन्ग हाओचेन के सिर के पीछे एक लात मारी। यदि 12वें पवित्र रक्षक के रूप में जाना जाने वाला लाल कंकाल आकाश में बादलों की तरह स्वतंत्र रूप से घूमता है, तो ये हरे रंग की बिजली की तरह था जो बेतुकी तेजी से घूम रहा था। वहां मौजूद लोगों में से किसी के लिए भी उसकी अकल्पनीय गति से मेल खाना। लॉन्ग हाओचेन के मन में ये विचार बिल्कुल भी नहीं थे और उसकी पीठ के पंख बाईं ओर फड़फड़ाने लगे, जिससे उसका शरीर तुरंत मुड़ गया। तभी उसके चारों पंख अचानक रुक गए और उसका सिर हरे कंकाल से टकराकर पीछे की ओर जा गिरा। हल्की सी आवाज के साथ लॉन्ग हाओचेन को अपना शरीर हिलता हुआ महसूस हुआ, क्योंकि हरा कंकाल धीरे से वापस गिर गया। ठीक है, बिल्कुल अपनी राक्षसी गति के कारण कंकाल को हमले और बचाव में केवल सामान्य ही वर्णित किया जा सकता है। लॉन्ग हाओचेन की बाहरी आध्यात्मिक ऊर्जा को कई बार मजबूत करने के बाद ये काफी हद तक पहुंच गई, कम से कम उसकी आंतरिक आध्यात्मिक ऊर्जा के स्तर के बराबर। कुछ अर्थों में ये बिल्कुल एक राक्षस जैसा लग रहा था। डेविल ड्रैगन के क्रिस्टल के साथ स्नान करने से या लॉन्ग हाओचेन के विकास से प्राप्त शक्ति में हाल ही में वृद्धि से लॉन्ग हाओचेन ने काफी कठोर शरीर प्राप्त किया। नतीजतन सीधे टकराने पर वास्तव में उसे कोई नुकसान नहीं हुआ। वहीं आखिरकार वह अपने लिए एक मौका हासिल करने में कामयाब रहे। जब से वह यहाँ आया, उसका इरादा हरे कंकाल के साथ प्रशिक्षण लेने का नहीं था, बल्कि उसे पूरी तरह से हराने और उसकी सेवाएं अर्जित करने का था। प्रकाश की देवी आर्या आगे की ओर खिसक गई।
हवा में उनके प्रहार से हर कोई लॉन्ग हाओचेन के बदलावों को महसूस कर सकता था। ये किसी और चीज के आदमी जैसा नहीं लग रहा था, बल्कि उसे सितारों के एक समूह का आभास दे रहा था, जैसे कि सब कुछ उसकी मुट्ठी में था। सभी ने स्पष्ट रूप से देखा कि लॉन्ग हाओचेन इस तलवार के हमले को पूरा करने के ठीक बाद गायब हो गया और हवा में केवल एक अटूट तलवार का इरादा रह गया। ए तलवार का इरादा, तलवार का दिल और तलवार की तकनीक को मिलाकर तलवार का इरादा। बाओ के खिलाफ लड़ाई के बाद तलवार के इरादे के बारे में लॉन्ग हाओचेन की समझ एक नए स्तर तक बढ़ गई और इस तलवार के वार से जरा भी निशान नहीं छूटा। वह तुरंत सामने आए और अपने प्रतिद्वंद्वी के खिलाफ निर्णायक चेकमेट दिया। उसी क्षण बिजली जैसा हरा कंकाल बीच हवा में रुक गया। उसके पास रुकने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, क्योंकि अगर वह आगे बढ़ना जारी रखता तो बहुत संभावना थी कि अगले ही पल लॉन्ग हाओचेन की प्रकाश देवी एरिया उसे काट देगी और तलवार के उस पूर्ण प्रहार को उसका शरीर सहन नहीं कर सका। प्रकाश की हल्की सी झिलमिलाहट के साथ लॉन्ग हाओचेन की आंखों में दृढ़ विश्वास से भरी अभिव्यक्ति प्रकट हुई। यहां तक कि लॉन्ग हाओचेन को भी यह उम्मीद नहीं थी कि उसका हमला, जिसमें उसके तलवार के दिल का उपयोग किया गया था, इतना शक्तिशाली होगा। प्रकाश की देवी आर्या एक हर्षित ध्वनि निकालती हुई प्रतीत हुई। तलवार के इरादे का ये विस्फोट वास्तव में जबरदस्त था, क्योंकि प्रकाश की देवी आर्या की शक्ति का उपयोग लॉन्ग हाओचेन द्वारा पूरी तरह से किया जा रहा था। एक भयानक तलवार के इरादे से हवा भर गई और चपल हरा कंकाल तलवार के इरादे से अवरुद्ध हो गया। भले ही लॉन्ग हाओचेन को उसके लगातार बदलते स्थान का पता नहीं चल पाया, लेकिन वह हरा कंकाल जाल में फंस गया था। तभी लॉन्ग हाओचेन की पीठ पर बिना आवाज के एक सुनहरी आकृति दिखाई दी। तुरंत ड्रैगन की दो गूंजती चीखें गूंज उठीं, जो लॉन्ग हाओचेन की पीठ से प्रकाश के दो स्तंभों के साथ फूटकर सीधे इस हरे कंकाल की ओर जा रही थीं। लाइट और रेन के दोहरे ड्रैगन लॉन्ग हाओचेन की पिछली आक्रामक तकनीकों में से एक, अंततः युद्ध के मैदान में फिर से प्रकट हुई। सच है, नीली बारिश रोशनी का हिबिकस उगाया है। कईयर ने अपनी यादें खो दी। येटिंग ने अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को पुनः प्राप्त करने के ठीक बाद लॉन्ग हाओचेन को बताया कि ब्लू रेन, हिबिकस ऑफ लाइट, जो कि लॉन्ग हाओचेन का सबसे शक्तिशाली हथियार था, पूर्ण पुनरुत्थान से गुजरा और अब ये लॉन्ग हाओचेन का हथियार बन गया है। हालांकि लॉन्ग हाओचेन के पास पहले से ही द्वितीयक हथियार के रूप में रिपलिंग लाइट थी, इसलिए उसने इसे तुरंत बाहर नहीं निकाला जब तक कि इसे अचानक दोबारा इस्तेमाल नहीं किया गया। लाइट और रेन के दोहरे ड्रैगन की शक्तिशाली अंधाधुंध क्षमता को लॉन्ग हाओचेन और येटिंग द्वारा तुरंत निर्णायक भूमिका निभाने से ताकत मिली। घने सुनहरे रंग ने हरे कंकाल के कंधे को चुपचाप कैद कर दिया, जिससे वह हिलने डुलने में असमर्थ हो गया और लॉन्ग हाओचेन की आंखें उसे घूर रही थीं। ठीक है, लाइट और रेन डुअल ड्रैगन का उपयोग किए बिना भी लॉन्ग हाओचेन ने निश्चित रूप से इस हरे कंकाल के खिलाफ जीत हासिल की थी। लेकिन अगर उसने ऐसा किया तो वह इस बात की गारंटी नहीं दे सका कि इस हरे कंकाल को कोई चोट नहीं पहुंचेगी। आखिरकार उसकी गति सचमुच बहुत बढ़िया थी और शक्तिशाली युद्ध तकनीकों के बिना उसे रोकना मुश्किल साबित होता। लॉन्ग हाओचेन की समझौता न करने वाली तलवार का इरादा संभवतः उसके दुश्मनों को टुकड़े टुकड़े कर देगा। हालांकि यह वास्तव में उसे नहीं मारेगा। इस हरे कंकाल को संभवतः पूरी तरह से ठीक होने के लिए अनंत मेलोडी द्वारा पोषित होने में लंबे समय की आवश्यकता होगी और लॉन्ग हाओचेन को अभी अपनी ताकत की जरूरत थी, इसलिए वह अपने ठीक होने का इंतजार करने को तैयार नहीं था। नतीजतन इस लड़ाई की योजना बहुत सावधानी से बनाई गई थी। हरे कंकाल ने कुछ समय तक स्तब्धता में रहने के बाद उसकी आंखों में चमकती हरी रोशनी धीरे धीरे काली पड़ गई और झुकते हुए उसने लॉन्ग हाओचेन से घोषणा की, 10वां गार्ड संत मास्टर को सलाम करता है। एक आकर्षक हरी रोशनी के साथ वह तुरंत लाइट और रेन डुअल ड्रैगन से मुक्त हो गया और लॉन्ग हाओचेन के सीने में शाश्वत मेलोडी में प्रवेश कर गया। लॉन्ग हाओचेन ने मुस्कुराहट दिखाते हुए अपना पहला लक्ष्य हासिल किया। इस युद्धर्थ हरे कंकाल की मदद से उसकी योजनाएं पूरी होने के बहुत करीब थीं। नीली और सुनहरी नीली बारिश, प्रकाश का हिबिकस, शांति से मध्य हवा में प्रकट हुआ। उसे देखकर लॉन्ग हाओचेन को बड़ा अपनापन महसूस हुआ। ये भारी तलवार रक्त अनुबंध द्वारा उससे जुड़ी हुई थी। लहराती रोशनी और प्रकाश की देवी आर्या को पुनः प्राप्त करने के बाद लॉन्ग हाओचेन ने अपना हाथ लहराया, ब्लू रेन, हिबिकस ऑफ लाइट को अपने हाथ में आने के लिए बुलाया। उसे ये देखकर आश्चर्य हुआ कि इस भारी तलवार से उसे जोड़ने वाला अनुबंध उसके पुनरुत्थान के बाद से मजबूत हुआ प्रतीत होता है और तलवार से फैल रही आभा पहले से अतुलनीय थी, मानो वह कुछ हद तक विकसित हो गई हो, पौराणिक स्तर पर एक सच्चे हथियार के स्तर तक पहुंच गई हो। विकसित होने की यह क्षमता ब्लू रेन, हिबिकस ऑफ लाइट के सबसे मजबूत क्षेत्रों में से एक थी।
उससे जलीय एहसास को महसूस करते हुए उसे धीरे धीरे उसमें बदलाव समझ में आने लगा। यह उनके अनुबंध, मनुष्य और तलवार के बीच अनुबंध का परिणाम था। जैसे जैसे तलवार के इरादे के बारे में उनकी समझ बढ़ती गई, उनके हाथ में किसी भी तलवार की स्वीकार्यता बढ़ती गई। बाकी लोग घूरते रहे और यद्यपि वे चुप रहे, उनके चेहरों पर उत्साह आ गया। जैसे जैसे उनका कप्तान मजबूत होता जा रहा था, उन्हें अपने बीच अधिक से अधिक दूरी महसूस होती। लेकिन इससे टीम में किसी का साहस कम नहीं हुआ, क्योंकि जब तक लॉन्ग हाओचेन की वृद्धि जारी रही, उसकी वृद्धि की भी गारंटी थी। ये स्पष्ट अनुभूति सभी को थी। लॉन्ग हाओचेन की ताकत निश्चित रूप से तेजी से बढ़ रही थी, लेकिन इसके साथ ही उन्हें मिलने वाले फायदे भी बढ़ते रहेंगे और वह उन्हें अपने साथियों के साथ साझा करने में कोई झिझक नहीं दिखाएंगे। परिणामस्वरूप दूसरों के मन में उसकी ताकत बढ़ने को लेकर न केवल ईर्ष्या की भावना थी, बल्कि यह भी कामना थी कि वह और अधिक मजबूत होता जाए। ऐसे कप्तान के साथ उनका उद्देश्य लॉन्ग हाओचेन का उसके नक्शे कदम पर चलना था, खुद को यथासंभव उसके करीब रहने देना था। हम जारी रखेंगे। लॉन्ग हाओचेन की आवाज ने सभी को उनकी सोच में वापस खींच लिया, जिससे उनके चेहरे पर बड़ा आश्चर्य प्रकट हुआ। 10वें रक्षक संत कहे जाने वाले हरे कंकाल पर वास्तव में बहुत अधिक प्रभाव पड़ा, तो फिर क्यों जारी रखा जाए? क्या इसका मतलब टावर ऑफ इटर्निटी की इस दूसरी मंजिल पर अंतिम परीक्षा को जीतने के लक्ष्य पर सीधे निशाना लगाना नहीं था? 10वें सेंट गार्ड द्वारा उनके प्रति निष्ठा की शपथ लेने के साथ दूर की मूर्ति उनकी आंखों के सामने स्पष्ट हो गई। इसमें कोई संदेह नहीं कि सबूत का केवल एक आखिरी टुकड़ा दूसरी मंजिल पर रहेगा। लॉन्ग हाओचेन ने पलटकर समझाया, मुझे विश्वास है कि इस आखिरी परीक्षा को पास करने के बाद हम मेलांचोली दलदलों के भीतर लगातार शक्तिशाली दुश्मनों से मिलते रहेंगे। हमें बाद में सर्प शैतान दानव भगवान एंड्रोमेलियस का भी सामना करना पड़ेगा। टावर ऑफ इटर्निटी तुरंत ताकत हासिल करने का हमारा एकमात्र साधन है। यदि मैं गलत नहीं हूं तो हम अगले 9वें होली गार्ड का सामना करने जा रहे हैं। यदि उसकी क्षमता वैसी ही है जैसा मैं मानता हूं, तो मृत्यु की भूमि यानी उदास दलदल में वह हमारे लिए बहुत मददगार होगा। बॉस, चलो ये करते हैं। सिमा जियान ने अपने कप्तान को अपनी बंद मुट्ठियां दिखाईं। लॉन्ग हाओचेन ने अपनी पीठ पर चारों पंखों को फैलाने से पहले हल्की सी मुस्कुराहट प्रकट की और अपने बाएं हाथ में हल्के हिबिकस के साथ ब्लू रेन की ओर मुड़ गया। उसका दाहिना हाथ सुनहरी रोशनी से चमक उठा और प्रकाश की देवी एरिया उसकी मुट्ठी में फिर से प्रकट हो गई। ये कहा जा सकता है कि वर्तमान में लॉन्ग हाओचेन अपने उपकरणों की चरम स्थिति में था, जिससे रहस्योद्घाटन का एक विशेष विस्फोट हो रहा था। हालांकि यह रहस्योद्घाटन अभी तक दिखाई नहीं दे रहा था, वह स्पष्ट रूप से समझ गया था कि तलवार के इरादे में उसकी समझ में एक और परत आ गई थी और वह पहले से ही उस सीमा के करीब था जहां दिव्य तलवार मास्टर ये वुशांग अतीत में पहुंच चुके थे। इसे प्रकाश की देवी आर्या की उसके प्रति स्वीकृति से देखा जा सकता है। अध्याय 429 कैसर की मृत्यु भगवान की 7 कलाएं भाग 2। विशाल मूर्ति धीरे धीरे हल्की होती गई। पहली मंजिल पर मूर्तिकला के समान आकार के साथ इसने समूह को फर्श के अंत तक पहुंचने का वही आभास दिया, अगर इसके चारों ओर धुंध और कोहरे का विशाल वातावरण न होता। नेक्रोमेंसर संत स्लीपिंग कैलामिटी अलेक्स की मूर्ति वहां तैर रही थी, मानो बादल और धुंध उसका वजन उठा रहे हों। उसके सामने एक लंबा कंकाल था जो पालथी मारे बैठा था। ये कंकाल पूरी तरह से पीले रंग का था। जैसे ही लॉन्ग हाओचेन का समूह निकट आया, उसके शरीर से प्रकाश की हल्की पीली चमक निकलने लगी। लॉन्ग हाओचेन की आंखें आश्चर्य से भर गईं। वे वास्तव में 9वें सेंट गार्ड का सामना कर रहे थे, जो एक पावरहाउस की आत्मा थी, जिसकी विशेषता अपेक्षा के अनुरूप थी। पृथ्वी तत्व। हालांकि लॉन्ग हाओचेन को यह नहीं पता था कि स्लीपिंग कैलामिटी अलेक्स इस मंजिल पर अंतिम हवाई लड़ाई का नेतृत्व करने के लिए एक पृथ्वी तत्व संत गार्ड को क्यों रखेगा, लेकिन जब वह हरे कंकाल के खिलाफ लड़ा तो उसकी सतर्कता पहले से भी अधिक थी। यदि यह उसकी नेक्रोमेंसर पहचान के लिए नहीं होता, तो लॉन्ग हाओचेन के पास ये स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं होता कि उसे खुशी खुशी अलेक्स स्लीपिंग आपदा का सामना करना पड़ेगा। एक पूर्वज जिसने टावर ऑफ इटर्निटी जैसी चमत्कारी जगह की स्थापना की, जिसने 10,000 साल बाद भी इतनी महान क्षमता बरकरार रखी। इसे प्राप्त करने के लिए किस स्तर का ज्ञान आवश्यक था? एक चतुर लड़का होने के नाते वह इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि यदि अलेक्स की तुलना स्वयं से की जाए, तो उसका वर्तमान स्व उससे परे था, तुलना के लिए भी महत्वहीन था। नतीजतन उन्हें पूरा यकीन था कि दूसरी मंजिल के अंतिम परीक्षण के रूप में पृथ्वी विशेषता उपयोगकर्ता को रखने के लिए अलेक्स के पास निश्चित रूप से अपने स्वयं के कारण थे। अलेक्स मूर्तिकला अचल बनी रही, वहीं रहकर सभी को देखती हुई प्रतीत हुई। केवल पृथ्वी तत्व का पीला कंकाल अपनी पालती स्थिति से ऊपर उठा।
उनकी ऊंचाई लाल कंकाल 12वें गाद संत के बहुत करीब थी, लेकिन उनका शरीर अधिक गठीला लग रहा था और कंधे चौड़े थे। इससे उसका शरीर अत्यधिक स्थिर हो गया, मानो वह पहाड़ की तरह स्थिर खड़ा हो। उसकी पीठ पर एक हल्की पीली चमक चमक रही थी, जिससे दो पीले हड्डी के पंख फैले हुए दिखाई दे रहे थे, जिससे उसका शरीर हवा में मंडरा रहा था। एक पीली चमक आ गई और उसकी दो चमकदार सफेद आंखों में। सच है, वे सफेद थे, पीले नहीं। लॉन्ग हाओचेन चकित रह गया और उसके मन में तुरंत कई विचार आए। ये पीला कंकाल स्पष्ट रूप से ताकत में कमजोर नहीं था और शायद 7वें चरण को पहले ही पार कर चुका था। गहरे विचार में रहते हुए पीले कंकाल के दोनों हाथ एक साथ चले, जिससे लॉन्ग हाओचेन के सामने एक पीला अवरोध पैदा हो गया। निकलने वाली सौम्य ऊर्जा ने उसे 10 मीटर दूर धकेल दिया। फिर उस पीली चमक के बाद एक उछाल आया और अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को बहा ले गया। न केवल उसके चारों ओर लपेटा जा रहा है, बल्कि हाओयू और अन्य लोगों को भी उसकी पीठ पर लपेटा जा रहा है। उस पल में पूरी दूसरी मंजिल पर छाए बादल और धुंध पीले हो गए। एक विशाल और भयानक ऊर्जा जिसका वर्णन करना कठिन है, अचानक हवा में प्रकट हुई और उन्हें पागलों की तरह नीचे खींच रही थी। गुरुत्वाकर्षण। लॉन्ग हाओचेन ने तुरंत इस पीले कंकाल द्वारा इस्तेमाल किए गए कौशल को समझ लिया। ये खोई हुई तकनीक ग्रेविटी होनी चाहिए, जिसका उपयोग प्राचीन काल में पृथ्वी तत्व के जादूगरों द्वारा किया जाता था। लॉन्ग हाओचेन की पीठ के पंख उसकी मुद्रा को स्थिर करने की कोशिश में बेतहाशा फड़फड़ा रहे थे, लेकिन ये गुरुत्वाकर्षण उसकी अपेक्षा से भी अधिक मजबूत था और 14,000 यूनिट से अधिक आध्यात्मिक ऊर्जा के साथ भी वह अभी भी अपनी पकड़ बनाए रखने में असमर्थ था और फिर भी उसे थोड़ा थोड़ा करके नीचे धकेल दिया गया। दूसरी ओर हाओयू के लिए और भी अधिक कठिनाइयां थीं, उसके विशाल और अत्यधिक भारी शरीर को देखते हुए, जो बहुत तेजी से गिरती थी। संयोग से कैयर को छोड़कर अन्य लोगों ने तुरंत प्रतिक्रिया व्यक्त की। हाओयू के शरीर को पकड़ लिया और अपने स्वयं के आत्मा पंखों को मुक्त कर दिया ताकि उसे महान गुरुत्वाकर्षण का विरोध करने में मदद मिल सके। इसने केवल हाओयू को गिरने से रोका, और यह वास्तव में मामला था। लॉन्ग हाओचेन को स्पष्ट रूप से महसूस हुआ कि उनकी अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा आश्चर्यजनक गति से समाप्त हो रही थी। यदि यह जारी रहा तो वह और उसके साथी जल्द ही टॉवर ऑफ इटर्निटी की पहली मंजिल पर गिर जाएंगे। लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि उसके साथियों से उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा की खपत टॉवर ऑफ इटर्निटी में अप्राप्य थी, जो उसकी भविष्य की योजनाओं को प्रभावित करेगी। हाओयू, उन्हें वापस पहली मंजिल पर ले जाओ। उनकी योजनाएं इस दायरे तक प्रभावित होने वाली थीं, इसलिए लॉन्ग हाओचेन तुरंत इस निर्णय पर पहुंचे। उसके पास अभी भी कुछ ट्रैप कार्ड थे, लेकिन वह झिझक रहा था कि उनका उपयोग किया जाए या नहीं, क्योंकि बाद में उसे ठीक होने के लिए कुछ समय की आवश्यकता होगी। लेकिन ठीक इसी समय उसकी दृष्टि में एक भूरे रंग की चमक दिखाई दी। हालांकि वह चमक रहा था, वह धूसर रोशनी उज्ज्वल नहीं थी और धूसर चमक वाली हवा से भरी हुई लग रही थी। उसकी पीठ पर काले पंखों का एक जोड़ा फड़फड़ा रहा था, जो इस भूरे रंग की चमक लिए हुए था, जबकि कैयर के पंख बर्फ के टुकड़ों की तरह नर्म हो गए थे। गुरुत्वाकर्षण में परिवर्तन से वह अप्रत्याशित रूप से प्रभावित नहीं हुई। वह तुरंत अपने डेथ सिकल से वार करते हुए पीले कंकाल के सामने आ गया, जिससे एक ठंडी फ्लैश निकली जो पीले कंकाल को निशाना बना रही थी। ये सब इतना अचानक और तेजी से हुआ कि हालांकि कैयर का शरीर अभी भी 10वें सेंट गार्ड नामक हरे कंकाल के शरीर से अतुलनीय था, फिर भी यह एक निश्चित स्तर के करीब पहुंच रहा था। बिना किसी संदेह के पीला कंकाल अन्य संत रक्षकों की तुलना में अधिक मानवीय भावनाओं से भरा हुआ था। उनमें गौरव था, आत्मसंतुष्टि थी और आत्मविश्वास भरा हुआ था। उनके विचार में ये प्रतिद्वंद्वी उनकी ताकत से मेल नहीं खाते थे और उनके सामने टिकने में सक्षम नहीं होंगे गुरुत्वाकर्षण तकनीक। लेकिन इसके विपरीत उनका अहंकार भी उनकी सबसे बड़ी कमजोरी थी। कैयर का शरीर गुरुत्वाकर्षण से प्रभावित नहीं था और जैसे ही उसने पूरी गति से अपनी उड़ान शुरू की, पीले कंकाल को ऐसा लगा जैसे सारी हवा कट गई हो। अगले ही क्षण हत्या का प्रबल इरादा उसके सामने प्रकट हो गया। लॉन्ग हाओचेन को बहुत आश्चर्य हुआ। उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि कैयर अचानक से हस्तक्षेप करेगा और ग्रेविटी तकनीक द्वारा लाए गए खतरे को पूरी तरह से नकार देगा। जब कैयर ने डेथ गॉड सिकल लहराया तो उसकी आंखों की ठंडक ने उसे सोचने पर मजबूर कर दिया कि उसे अपनी यादें वापस आ गई हैं। इसने लॉन्ग हाओचेन को कैयर के हमले से आने वाली विशाल आक्रामक शक्ति से भी अधिक आश्चर्यचकित और प्रसन्न किया। क्या कैयर, मेरी कैयर वापस आ गई है? अपनी आंखों में गर्मी महसूस करते हुए लॉन्ग हाओचेन की आंखों से कुछ तरल पदार्थ रिसने लगा। पीला कंकाल अपेक्षा के अनुरूप शक्तिशाली था। कैयर का आगमन बहुत अचानक हुआ था, लेकिन उसका घमंड भी निराधार नहीं था।
जैसे ही वह पीछे हटा, उसने बिना किसी चेतावनी के एक मिट्टी की दीवार खड़ी कर दी, और यद्यपि वह डेथ गॉड की सिकल द्वारा लगभग कुचल दिया गया था, फिर भी वह जल्दी से अनुकूलित हो गया। लेकिन ठीक उसी क्षण कयिर के शरीर से उत्सर्जित शक्तिशाली हत्या का इरादा बिना किसी निशान के गायब हो गया। कुछ देर के लिए पीला कंकाल खाली हो गया, लेकिन उसकी हरकतें बंद नहीं हुई। यह ऐसा था मानो उसकी युद्ध प्रवृत्ति उसकी हड्डियों में गहराई तक समा गई हो। किसी भी क्षण वह अगली चाल के बारे में सोच रहा था, और उसकी प्रवृत्ति किसी भी चीज से पहले आगे बढ़ने की थी। उसके बड़े और मजबूत हाथ अचानक एक साथ आ गए और तुरंत चारों ओर एक पीला अवरोध फैल गया। ये कुछ हद तक एक अग्नि जादूगर की अग्नि प्रतिरोधी अंगूठी जैसा था, लेकिन इसका जादू सभी दिशाओं को कवर करता था और स्पष्ट रूप से बहुत मजबूत था। छठे चरण का ग्राउंड स्पेल होने के कारण इसने आक्रमण और बचाव को एक में मिला दिया। और इसके अलावा किसी को ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि यह तुरंत किया गया था। लेकिन जैसे ही जादू पूरा हुआ, कयिर की जेट काली आकृति उसकी पीठ के पीछे चुपचाप प्रकट हो गई। एक चमचमाता धूसर रंग अचानक हवा में चमका, जिसके तुरंत बाद काटने की आवाज आई। डेथ गॉड की दरांती ने एक उदासी भरी फुसफुसाहट छोड़ी, जिसे चलाने वाले ने उसे छोटी छोटी दरारों में धकेल दिया। तुरंत भूरे रंग की चमक के साथ पीले कंकाल के शरीर पर मृत्यु का प्रतीक प्रकट हुआ। इससे पहले कि आसपास का शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण पूरी तरह से बिखर जाए, उसकी काली आकृति अतीत में चमक गई। जैसे ही कयिर ने हाओयू की पीठ पर खड़े होकर अपना संतुलन वापस हासिल किया, उसके शरीर से निकलने वाली हत्या का इरादा गायब हो गया, और जो कुछ बचा था वह उसकी आंखें टिमटिमा रही थीं, जो संदिग्ध लग रही थीं। ऐसा लग रहा था मानो उसे पता ही नहीं था कि उसने अभी क्या किया है। हर कोई एकटक घूर रहा था, यहाँ तक कि हाओयू भी। पंचमहापुरुषों की आंखों में अत्यधिक आश्चर्य के भाव भर आए। दूसरा शब्द मृत्यु धीरे धीरे गायब हो गया और पीला कंकाल फिर से सबके सामने आ गया। बात बस इतनी सी थी कि उसकी आंखों में पीली लपटें फूटना बंद हो गई थी और अगले ही पल उसका शरीर टुकड़े टुकड़े होकर पीली धूल में बदल गया, जो आकाश में फैल गया। प्रकाश की एक पीली चमक दिखाई दी और पीले कंकाल का शरीर फिर से बन गया। ये सिर्फ इतना था कि इस बार ये 11वें और 12वें होली गार्ड की तुलना में बहुत बड़ा था, जब लॉन्ग हाओचेन के समूह ने साफ कर दिया था और पहली मंजिल कम से कम 1.25 घंटे बाद पीले कंकाल की आकृति घनीभूत हो गई। बात सिर्फ इतनी थी कि उसकी आंखों में पीली लपटें पहले की तुलना में बहुत कमजोर थीं। उसने कयिर को कुछ भय से देखा, जो हाओयू पर खड़ा था, स्थिति से पूरी तरह से अनजान था। थोड़ी देर के लिए स्थिर खड़े होकर वह एक भयभीत इंसान की तरह लग रहा था जो अपनी बुद्धि वापस पा रहा था। फिर गार्ड ने लॉन्ग हाओचेन को प्रणाम किया। मास्टर, 9वां सेंट गार्ड आपकी सेवा करने को तैयार है। अन्य 3 पवित्र रक्षकों की तुलना में इसकी आवाज बहुत स्पष्ट थी, बस कुछ हद तक कमजोर थी। उनकी आवाज गूंजने के बाद ये 9वां गार्ड संत पीली रोशनी की एक गेंद में बदल गया, जो सीधे लॉन्ग हाओचेन की ओर उड़ गया और शाश्वत मेलोडी के साथ वापस विलीन हो गया। गर्मी का विस्फोट पैदा करते हुए शाश्वत मेलोडी ने लॉन्ग हाओचेन की छाती पर एक सुनहरी चमक बिखेरना जारी रखा। लॉन्ग हाओचेन महसूस कर सकते थे कि यह ऐसा था मानो यह 9वां सेंट गार्ड शाश्वत मेलोडी में निहित ऊर्जा के माध्यम से खुद को बहाल कर रहा था। ये स्थिति पहले भी सामने आई थी जब 11वें और 12वें होली गार्ड को भारी क्षति हुई थी, लेकिन उस दौरान यह इतना स्पष्ट नहीं था। इससे कयिर द्वारा पहुंचाई गई क्षति की गंभीरता देखी जा सकती है। यहाँ तक कि टावर ऑफ इटर्निटी भी कंकाल के शरीर को पूरी तरह से ठीक करने में असमर्थ था। फिर वो शब्द जो ये जियाओली ने लॉन्ग हाओचेन से पहले कहे थे, उसके दिमाग में उभर आए। अध्याय 430 कैसर की मृत्यु, भगवान की 7 कलाएं, भाग 3। मृत्यु के देवता द्वारा चुने जाने के कारण कयिर की विरासत में मृत्यु के देवता की पारलौकिक शक्ति शामिल थी, जिसकी शक्ति अन्य सभी प्राणियों से आगे निकल गई। ऐसा लग रहा था मानो 9वें रक्षक संत कहे जाने वाले इस पीले कंकाल की आत्मा को काफी गंभीर चोटें लगी हों। परिणामस्वरूप वो बहुत निराश लग रहा था। कयिर की ताकत इतने भयानक स्तर तक कैसे पहुंच सकती थी? तभी उसके आखिरी हमले के दौरान निस्संदेह वह ताकत थी जो उसने भगवान के चुने हुए व्यक्ति के रूप में जागृति के माध्यम से प्राप्त की थी। यह एक तकनीक प्रतीत होती थी, लेकिन फिर भी ये किसी तकनीक जैसी नहीं लगती थी। जब से संसार का खंजर डेथ गॉड सिकल में बदल गया, जो कयिर का प्राथमिक हथियार बन गया, लॉन्ग हाओचेन अपनी वर्तमान ताकत को सुरक्षित करने में असमर्थ था। लेकिन अपने आखिरी हमले में जब उसने खुद सोचा कि क्या वह विरोध करने में सक्षम होगा यदि उस बल के साथ हमला करने वाला एकमात्र व्यक्ति वह हो, तो वह इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि उसे न केवल पूरी तरह से जाने और पूरी ताकत लगाने की जरूरत होगी,
उसकी तलवार का इरादा ऐसा करने के लिए प्रकाश की देवी की शक्ति उधार लेने का भी था। इस तरह उसके लिए विरोध करना संभव होगा, लेकिन सुरक्षा के बिना। ऐसा नहीं था कि डी कयिर की ताकत लॉन्ग हाओचेन से अधिक थी, बल्कि इसके विपरीत उसकी वर्तमान ताकत अभी भी लॉन्ग हाओचेन की तुलना में काफी कम थी। हालांकि कयिर का स्पिरिट स्टोव और उसके हाथ में मौजूद हथियार बहुत ही दुर्जय थे। जब यह डेथ सिकल में तब्दील हो गया तो संसार का खंजर एक वास्तविक दिव्य कलाकृति बन गया। जागने के बाद भी कयिर अभी भी अपनी असली शक्ति को बाहर निकालने में असमर्थ थी। अपनी पीठ पर चारों पंख फड़फड़ाते हुए लॉन्ग हाओचेन कयिर के पक्ष में शामिल हो गया। कयिर, आप कैसा महसूस कर रहे हैं? क्या आप ठीक हैं? ये देखते हुए कि उसने इतने शक्तिशाली कौशल का उपयोग कैसे किया था, लॉन्ग हाओचेन को उन दुष्प्रभावों का डर था जो उसे भुगतने पड़ सकते थे। कयिर ने बुदबुदाया, मृत्यु देवता की 7 कलाएं। पहली कला, मृत्यु जल्दी। लॉन्ग हाओचेन ने गहरी सांस ली। वह समझ गया कि ये 7 मृत्यु देव कलाएं संसार स्पिरिट स्टोव के उसके पिछले उपयोगों के समान थीं और भी अधिक शक्तिशाली थीं। उसे पूछने का समय दिए बिना कयिर ने उसकी ओर देखने के लिए अपना सिर उठाया। मैं ठीक हूं। मैंने पहले ही थोड़ा सीमित महसूस किया था और फिर यह वैसा ही हो गया। फिर मुझे यह एहसास हुआ कि यदि वह उस शक्ति का उपयोग करना जारी रखेगा तो बदले में उसे कुछ खोना पड़ेगा। संयोग से इसे एक ही चाल में संभाल लिया गया। लॉन्ग हाओचेन ने कयिर को अच्छी तरह से समझा और उसके स्पष्टीकरण को सुना। अंततः आराम किया, क्योंकि वह इन 7 डेथ गॉड आर्ट्स के पीछे के कुछ रहस्य को समझने लगा। कयिर, मेरी बात सुनो। लॉन्ग हाओचेन ने उसके कंधों को अपने हाथों से पकड़ते हुए उससे बहुत गंभीर रूप दिया। अब उन 2 तलवारों के बिना जो उसके पास अभी थी, जो शक्ति आपने अभी उपयोग की थी, उसका उपयोग लापरवाही से नहीं किया जा सकता है। यहां तक कि अगर आप इसका उपयोग करते हैं तो आप पहले इस्तेमाल की गई चाल के अलावा किसी अन्य चाल का उपयोग नहीं कर सकते हैं। समझा? अन्यथा आपको अपनी सभी 6 इंद्रियों को खोने का खतरा होगा। यह केवल आपका पहला उपयोग है जो बिना किसी दुष्प्रभाव के होगा, और यह केवल आपके शरीर के साथ जुड़े स्पिरिट स्टोव के प्रभाव के कारण है। लेकिन फिर भी बिना एहतियात के कभी भी इसका उपयोग न करें जब तक कि यह बिल्कुल आखिरी साधन न हो। क्या आप समझते हैं? लॉन्ग हाओचेन के चेहरे पर परेशान भाव देखकर कयिर को तुरंत कुछ गुनगुनापन महसूस हुआ और उसने उत्सुकता से सिर हिलाया। अंदर ही अंदर वो उस शक्ति की सीमा पर विचार करने लगी जिसका उसने अभी उपयोग किया था। इसकी थोड़ी सी समझ होने पर, कम से कम अपनी यादें खोने के बाद, वह अपनी इस क्षमता को और भी बेहतर ढंग से जानने लगी थी। ठीक इसी क्षण उनके सामने की मूर्ति चमकने लगी। एक नर्म सुनहरी चमक बिखेरने लगी, मानो जीवंत होकर उस मूर्ति से आध्यात्मिक ऊर्जा में भारी उतार चढ़ाव आया, जिससे हर किसी को जबरदस्त दबाव महसूस हुआ। बधाई हो मेरे बेटे। दूसरी मंजिल पर सभी साक्ष्य स्पष्ट हैं। आप आगे बढ़ सकते हैं। मैं अंतिम परीक्षण में आपका इंतजार करूंगा। चूंकि आपने दूसरी मंजिल पार कर ली है, इसलिए आपके पास अपनी रक्षा करने की पर्याप्त क्षमता है, लेकिन वास्तव में मेरी विरासत को सफल बनाने के लिए आपकी वर्तमान ताकत पर्याप्त से अधिक है। आपको बहुत अधिक मजबूत और अधिक दृढ़निश्चयी बनने की आवश्यकता होगी। आगे बढ़ते रहने का संकल्प लेकर ही आप दूसरे किनारे तक पहुंच पाएंगे। मैं वहां तुम्हारा इंतजार करूंगा। अपनी अगली यात्रा में तुम्हें अपनी ताकत के साथ ऊपर जाना होगा। इससे पहले कि आप 6ठी मंजिल पर पहुंचे, मैं आपको आपके द्वारा जीते गए पवित्र रक्षकों के अलावा कोई अन्य पुरस्कार नहीं दूंगा। मुझे पूरा विश्वास है कि आप मेरे पक्ष में आएंगे। पॉप! प्रकाश का एक सुनहरा खंभा अचानक प्रकट हुआ और मानो फर्श को छेदता हुआ दूसरी मंजिल की सीमा से गुजरता हुआ तीसरी मंजिल का रास्ता बन गया। प्रकाश के उस स्थिर स्तंभ को देखकर लॉन्ग हाओचेन को कुछ घृणा महसूस हुई। मूल रूप से उनका मानना था कि चूंकि इस मंजिल पर उनकी आध्यात्मिक ऊर्जा को कोई बढ़ावा नहीं मिला, इसलिए उन्हें पुरस्कार के रूप में कम से कम कुछ उपकरण तो मिलेंगे। लेकिन चीजें वैसी नहीं हुई जैसी वह चाहता था, और अंत में उसे 2 पवित्र रक्षकों के अलावा कोई अन्य पुरस्कार नहीं मिला। हालांकि उसकी घृणा केवल एक छोटे क्षण के लिए ही रही। तुरंत लॉन्ग हाओचेन को शांति महसूस हुई। जैसा कि कहा जाता है, एक आदमी को एक मछली दो और आप उसे एक दिन के लिए खाना खिलाओ। एक आदमी को मछली पकड़ना सिखाओ और तुम उसे जीवन भर के लिए खाना खिलाओ। इस दूसरी मंजिल पर उन्हें हवाई युद्ध के बारे में पहले ही पता चल गया था। क्या आप नहीं थे? यह उपकरण से भी अधिक महत्वपूर्ण है। इसके अलावा 2 संत रक्षकों की सहायता से उनकी टीम की संयुक्त ताकत पहले ही राजा ग्रेट दानव दस्तों के भारी बहुमत से आगे निकल गई। निस्संदेह उस 9वें पृथ्वी एलिमेंटल सेंट गार्ड को लड़ने की क्षमता हासिल करने के लिए अभी भी ठीक होने के लिए कुछ समय की आवश्यकता है।
जिस समय वह ठीक पहले कहियर का सामना कर रहा था, उसकी ताकत स्पष्ट रूप से पूरी तरह से सामने नहीं आई थी। ये सिर्फ इतना था कि उसकी सभी क्षमताएं कहियर के जबरदस्त डेथ गॉड सिकल द्वारा प्रतिबंधित थीं। अपने दुश्मन के कम आंकने के साथ अंतिम परिणाम कहियर के 7 डेथ गॉड आज से उसकी हार थी। उदास दलदल अभी भी अंधेरा था और जैसे जैसे रात करीब आती गई, हवा में जहरीली धुंध और भी गहरी होती गई। वह झील जहां सिएरा रेज रह रहे थे, वहां की एकमात्र शुद्ध भूमि थी। शुद्ध खनिजों से बने इस साफ पानी की सतह पर अक्सर लहरें दिखाई देती थीं। ये झील बहुत गहरी नहीं थी, केवल 2 या 3 मीटर के आसपास थी। यदि कोई झील की सतह से नीचे की ओर देखता है तो वह पाएगा कि कभी कभी एक फीकी चांदी जैसी रोशनी नीचे की ओर चमकती है। हालांकि सोलरेज भयंकर दिखते थे, वे वास्तव में शाकाहारी जादुई जानवर थे जिन्हें मांस में कोई दिलचस्पी नहीं थी। झील में प्रचुर जलीय पौधे तथा इस वातावरण में पनपने वाली कोमल लताएं उनका पसंदीदा भोजन थीं। जिस समय उन्हें खाने की जरूरत होती, सिएरा रेस समूहों में खाना खाती। चांदी की रोशनी की झिलमिलाहट का रूप लेते हुए वे गायब होने से पहले कुछ लताओं को टुकड़े टुकड़े कर देते थे। उनके भोजन का समय आमतौर पर लंबे समय तक नहीं रहता था, क्योंकि वे बहुत तेजी से खाते थे और एक बार जब वे चले जाते थे तो झील फिर से शांत हो जाती थी। सिएरा रे समुदाय में रैंक सामान्य जादुई जानवरों की तरह निर्धारित नहीं की गई थी। उसकी पीठ पर त्वचा के चांदी के टुकड़ों के आकार ने शक्ति में अंतर निर्धारित किया। नतीजतन सबसे चमकीले चांदी के रंग वाली सिएरा किरणें समूह में सबसे मजबूत थीं। परिपक्व सिएरा किरणें 8वें चरण के जादुई जानवर थे, जिनके बीच विशेष प्रतिभा वाले लोग 9वें चरण तक पहुंचने की उम्मीद करते थे। और उनका राजा एक सच्चा 10वां कदम जादुई जानवर था, जो इतना शक्तिशाली था कि उसके सामने वनबोआ राजा को कायब बना सकता था। यह मेलांचोली दलदलों के सच्चे राजाओं में से एक था। सिएरा किरणों के स्थान से कुछ दूरी पर लगभग 2 मीटर व्यास वाली एक मंद रोशनी शांति से दिखाई दी। तुरंत एक के बाद एक आकृतियां उसमें से उभरीं, तुरंत अपने आध्यात्मिक पंख खोल दी। लॉन्ग हाओचेन ने आकाश की ओर इशारा किया और सभी ने उसका अनुसरण किया। इस बार उसने अपनी सीमा में मौजूद सभी लोगों के लिए जहर को दूर करने के लिए अपना पवित्र लबादा नहीं छोड़ा। एक पवित्र लबादा निस्संदेह उनकी खपत में मामूली वृद्धि करेगा, लेकिन इसके साथ ही उन्हें एक साथ मिलकर इकट्ठा होने की आवश्यकता नहीं होगी। लॉन्ग हाओचेन ने सभी को सिर हिलाया और समूह जल्दी से धुंध में तितर बितर हो गया। अगले ही पल लाल, नीली और हरी लपटें लॉन्ग हाओचेन के सामने प्रकट हुईं और उसके सामने झुक गईं। फिर लॉन्ग हाओचेन ने हरे कंकाल के कानों में कुछ शब्द कहे। 10वें गार्ड संत ने जवाब में सिर हिलाया और अपनी पीठ पर 6 पंखों को फड़फड़ाते हुए वह हरी बिजली की तरह आगे की ओर उड़ गया। इस में फिलहाल लॉन्ग हाओचेन की ओर से केवल कयर, सिमाजियान और वांग युवान मौजूद थे। चेन यंग र इस ऑपरेशन का हिस्सा नहीं थे और लिन शिन और हान यू कहीं नजर नहीं आ रहे थे। हाओयू ने भी अपने जहर प्रतिरोध कौशल का उपयोग किए बिना प्रकट होने के बाद सीधे उड़ान भरी। जब वे चले गए तो वह लिन शिन और हान यू के साथ थे। लॉन्ग हाओचेन ने 11वें सेंट गार्ड और 12वें सेंट गार्ड में से 3 को अपने बगल में सिर हिलाया, योजना शुरू करने के लिए तैयार। इस बीच उसने धीरे से अपने हाथों में 2 भारी तलवारें उठाईं, जो धीरे धीरे सफेद हो गईं, क्योंकि वह एक रहस्यमय स्थिति में प्रवेश कर गया था। वे हवा में 20 मीटर से अधिक ऊंचे थे, जो एक सामान्य 100 रे तक पहुंचने वाली सबसे अधिक ऊंचाई थी। ये कुछ ऐसा था जिसे लॉन्ग हाओचेन ने पिछली लड़ाई में निर्धारित किया था। साफ झील जो सिएरा किरणों का घर थी, पहले से ही शांत थी और जैसे जैसे शाम ढल रही थी, पानी में सिएरा किरणें शांत हो रही थीं। उनके भोजन का समय बीत चुका था और अधिकांश लोग जल्दी ही सो गए। सिएरान किरणें एक प्रकार का जादुई जानवर था जो सोने का बहुत शौकीन था, और जबकि उनका आक्रमण जबरदस्त था, क्षेत्र के बारे में उनकी धारणा और भी महत्वपूर्ण थी। वे आसानी से अपना विश्राम स्थल नहीं छोड़ेंगे जब तक कि वे लॉन्ग हाओचेन के समूह के यहां आने जैसी स्थिति में न हो। हाओयू के हमले को निस्संदेह उनके लिए सबसे बड़े उकसावे के रूप में देखा गया था, जिससे न मौत न आराम की स्थिति पैदा हो गई थी। लेकिन उनका दुर्भाग्य ये रहा कि लॉन्ग हाओचेन की इटर्नल मेलोडी की रहस्यमय टेलीपोर्टेशन शक्ति के इस्तेमाल से वे अपने लक्ष्य से चूक गए। भले ही उनका स्वभाव और भी बुरा हो, फिर भी वे अपना गुस्सा बिना किसी लक्ष्य के बाहर निकालने के लिए क्या कर सकते थे। आसपास की वनस्पति को बर्बाद करने के बाद अंततः वे गुस्से में झील पर लौट आए। लेकिन ठीक उसी समय एक और बिन बुलाए मेहमान सामने आ गया। झील से 30 मीटर दूर एक चुपचाप छिपी हुई आकृति दिखाई दी। उसका छायाचित्र लताओं के ठीक पीछे छिपा हुआ था, जिससे न तो उसकी उपस्थिति का कोई निशान दिखाई दे रहा था और न ही सांस लेने की कोई आवाज।
उसकी आंखों में आत्मा की आग से एक नीली किरण निकली जो आगे की हर चीज पर छा गई। फिर वह कुछ देर के लिए रुका, उसकी आंखों में नीली किरण अचानक नीचे की ओर इशारा कर रही थी, मानो कोई संकेत भेज रही हो। विचार करने में थोड़ा समय बिताने के बाद पहले देखी गई अजीब खंजर की जोड़ी 10वें सेंट गार्ड के हाथों में दिखाई दी। जैसे ही उसकी आकृति चमकी, उसकी पीठ के 6 पंख फड़फड़ाने लगे और उसे झील के किनारे पहुंचने में एक पल लगा। उसके हाथों में खंजर गति में पार हो गए, जैसे बिजली के 2 हरे बोल्ट साफ झील में धीमी गति से उड़ रहे थे। उन 2 हरी रोशनियों से गगनभेदी चीखें निकली जो पानी की सतह पर एक पल में अचानक फूट पड़ी। वे झील के अंदर नहीं, केवल सतह पर निशाना साध रहे थे। तुरंत 1 मीटर से अधिक व्यास वाला एक हरा बवंडर स्पष्ट झील के ऊपर दिखाई दिया।